हेलो स्टूडेंट्स, तो ये अब नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के पर्टिकुलर सेशन में हम लोग एनआर टैक्सेशन को जल्दी से रिवाइज करेंगे। लास्ट डे रिवीजन वीडियो की ये सीरीज है। अब स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको जल्दी से बता दूं कि इक्वलाइजेशन लेवी, एनआरआई टैक्सेशन और वो एफआईआई, एडीआर, जीडीआर, उसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल रहा हूँ। यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 9, बाद में अपने सेक्शन 115A, और फिर उसके बाद जो डबल टैक्सेशन रिलीफ, वो पूरा सीक्वेंस ये वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहला, रेसिडेंशियल स्टेटस में आपने 2 अमेंडमेंट करने ही है किसी भी तरीके से। और जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, इस पर प्रैक्टिकल आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल देखे तसल्ली पड़ती नहीं है। तो बहुत एक अच्छे तरीके से हम उसको प्रैक्टिकल भी अब जल्दी से एक बार देख के चलेंगे, ताकि आप में कॉन्फिडेंस, आपका मनोबल बढ़ जाएगा। तो वो 2 अमेंडमेंट स्टूडेंट जो आपको देखने ही हैं, वो कौन से हैं? ये वाला अमेंडमेंट है, वही जो सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया में आ रहे हैं फॉर विजिट पर्पस। अभी एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जहां पे वो आ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, नॉट फॉर विजिट पर्पस, वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आ रहा है। तो भाई ये देखोगे नहीं आप, तो आपके पास वो 182 डेज एंड 60 डेज इन द करंट ईयर एंड 365 डेज इन द लास्ट फोर प्रीवियस ईयर वही चलने वाला है। लेकिन जहां पे विजिट के लिए अगर आप आ रहे हो और आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, तो फिर उस केस में स्टूडेंट्स 2 में से कोई भी एक बेसिक टेस्ट आपको सेटिस्फाई करना है। जो लेफ्ट साइड में जो पहला वाला है ये तो पुराना ही है, स्टे इन इंडिया फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 182 डेज, और दूसरा वाला जो है वो है कि स्टे in the current previous year for minimum period of 120 days plus last 4 preceding previous year आपकी स्टे मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 365 डेज। उसके साथ साथ आपकी टोटल इनकम इन द करंट प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेस, वो एक्सीड होना चाहिए बाय मोर देन ₹15 लाख। एक्सीड होना चाहिए, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप बोलते हो ना, इस तरफ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है? मोर देन और इक्वल टू 120 डेज। लेकिन 15 लाख में ग्रेटर देन और इक्वल टू मत लिख कर आना, मैंने इसके लिए इसको बॉक्स में डाला है। क्या लिखोगे यहाँ पे? मोर देन ₹15 लाख। याद रहेगा, कल एक ही लास्ट डे रिवीजन है, तो फिर आपको ये इतना दिक्कत जाएगा नहीं। ये है स्टूडेंट। साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इनकम, प्लीज एक चीज ध्यान रखना, आपको स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा तरीके से, टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज, बराबर सेंटेंस फॉर्म करके लिखना स्टूडेंट्स। अच्छा, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज के अंदर क्या चीज नहीं शामिल किया जाएगा? वो है आपका द इनकम विच इज डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया, और द इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो जो डीम्ड अक्रू टू अराइज होता है ना सेक्शन 9 में, वो आप उसे इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज नहीं मानेंगे। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन। चलिए, दूसरा जो अमेंडमेंट है, जो कि आपको सेक्शन 61A का अमेंडमेंट है स्टूडेंट्स, ये अमेंडमेंट स्टूडेंट्स आपको तभी देखना होगा जबकि आप नॉन रेसिडेंट हो एज पर सेक्शन 61। तो टू बी चेक्ड इफ द इंडिविजुअल इज ए नॉन रेसिडेंट एज पर 61। तो अगर वो नॉन रेसिडेंट 61 के हिसाब से, तब जाके ये देखेंगे। और ये किसके लिए होगा स्टूडेंट्स? फॉर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। प्लीज बी केयरफुल स्टूडेंट्स हियर, यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वहां पर सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दोनों के लिए, यहाँ पर सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया है जिसकी टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड कर जाती है बाय ₹15 लाख, प्लस ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स। देख रहे हो आप लोग स्टूडेंट्स ये चीज, ये फ्रेज पे ध्यान रखना, नॉट लाइबल टू टैक्स इन द फॉरेन कंट्री। नॉट लायबल टू टैक्स इन द फॉरेन कंट्री को आपने कंपेयर करना है विद नॉट लायबल टू पे द टैक्स इन द फॉरेन कंट्री। प्लीज बी केयरफुल, क्या मैंने कहा है सेकंड पर्टिकुलर फ्रेज में? नॉट लायबल टू पे द टैक्स इन द फॉरेन कंट्री। आप बोलोगे सर इसका रेलेवेंस बता दीजिए। तो रेलेवेंस स्टूडेंट्स इसका ये है कि अगर क्वेश्चन में ये बताया जाए कि वो फॉरेन कंट्री में उसकी चार्जेबिलिटी तो है, लेकिन वो फॉरेन गवर्नमेंट ने उसे एग्जेम्पशन दिलवा दिया है, तो फिर उस केस में इज ही लायबल टू टैक्स इन द फॉरेन कंट्री? Answer is yes, but he is not liable to pay the tax because of the exemption. तो उस केस में क्या वो सिटीजन ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर सेक्शन के जरिए वो उसे नॉन रेसिडेंट माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता है। नॉन रेसिडेंट के लिए क्या देखा जाएगा? दैट इन द फॉरेन कंट्री ही शुड नॉट बी लायबल टू टैक्स। उसको हमें किसके साथ कंपेयर करना है? विथ नॉट लायबल टू पे द टैक्स। आई होप दैट दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अच्छा, एक लास्ट पॉइंट है कि अगर आप इस अमेंडमेंट की वजह से अगर आप रेसिडेंट अगर बन जाते हो अमेंडमेंट की वजह से, ये 2 अमेंडमेंट जो आपके पास जो दिए गए, तो आपका फाइनल स्टेटस क्या होगा उस करंट प्रीवियस ईयर में? RN NOR। चलिए, बेहतरीन। अब स्टूडेंट्स,
इस कॉन्टेक्स्ट में ये केस स्टडी है जो कि मैंने बताया ना कि भाई बहुत बेहतरीन तरीके से इसको क्लोज करेंगे, देखना आप लोग। राजेश, उनकी वाइफ सौम्या, दिनेश और कार्तिक, स्टार्टिंग के पैराग्राफ में टाइम पास है। इसमें आप ध्यान रखना कि ये केस में मिस्टर राजेश, उनकी वाइफ सौम्या, दिनेश एंड कार्तिक, दे आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और वो कंट्री एक्स के सिटीजन है, इंडिया के सिटीजन नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टर राजेश के बारे में देखना। यहाँ पे वो विजिट के लिए आ रहे हैं इन इंडिया फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं। तो विजिट कर रहे हो तो वो वाला अमेंडमेंट देखोगे 182 डेज, इजंट इट। और दूसरे केस में क्या होगा स्टूडेंट, याद है आपका 120 डेज। लेकिन एक ही महीने के लिए विजिट के लिए आ रहे हो तो आपका स्टेटस फाइनली नॉन रेसिडेंट ही होगा। तो एनआर स्टेटस है आपका। अच्छा, एनआर हो तो फिर कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स की जाएगी अगर एनआर हो तो इनकम विच इज डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया एंड इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो उस केस में रेंटल इनकम जो होगा स्टूडेंट्स, वही इस एक्ट में टैक्स किया जाएगा। और रेंटल इनकम में से स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज माइनस कर लेंगे, क्या माइनस कर लेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होगा स्टूडेंट्स, आपने उसे माइनस करना है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, चलिए। तो ये वाला चीज आप लोग भूलना नहीं, क्योंकि सैलरी केस में भी जब सैलरी का इंफॉर्मेशन दिया जाता है जिसको आपको असेस करना है, तो वहां पर भी बाय डिफॉल्ट 50 साल का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको देना है। डोंट फॉरगेट दिस। उनकी वाइफ मिस सौम्या, जो कि क्या है स्टेटस, वो है सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं, दे आर सिटीजन ऑफ दैट फॉरेन कंट्री एक्स, हालांकि दे आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अच्छा, तो ये भी विजिट के लिए आ रही है, तो फिर से वो अमेंडमेंट वाला जो पॉइंट है उस पर आपकी नजर चली जाएगी। ठीक है, तो वो विजिट के लिए आ रही है फ्रॉम 3 अक्टूबर से लेके 31 जनवरी। तो लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना यहां पर हो गया। और ये और एक देखना स्टूडेंट्स, शी ऑल्सो विजिट ट्रीची एवरी ईयर फॉर द फुल मंथ ऑफ मे टू स्पेंड टाइम विथ हर मदर। ट्रीची में पूरे महीने के लिए, तो 5 महीना हो गया ऐसे देखते देखते, लगभग 5 महीना हो गया ना। 4 महीने ऊपर के और 1 महीना ट्रीची में, हर साल मई में आती है वो, तो हो गया 150 150 डेज हो गया। तो वो 120 डेज याद आ रहा है, 120 डेज का सेटिस्फाई किया। लेकिन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका 365 डेज भी होना चाहिए। लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका 365 डेज भी होना चाहिए। तो देख रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस केस में, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा। एवरी ईयर शी इज इन चेन्नई, ये देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके। एवरी ईयर शी इज इन चेन्नई इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट and is in Chennai entirely during these 2 months for this purpose। तो अगर आप देखो कि हर साल वो 2 महीने रहती है प्लस वो 1 महीने ट्रीची के लिए होते हैं, तो 3 महीने उनका इंडिया में विजिट होता ही है। तो 3 महीने मतलब 93 डेज, क्योंकि वो 2 महीना जो है दिसंबर जनवरी और 1 मई का महीना है, तो 93 डेज, 93 डेज। और लास्ट 4 ईयर्स में तो 365 डेज के ऊपर चली जा रही है वो, 93 डेज 365 डेज के ऊपर है। तो क्या वो जो अमेंडमेंट अभी करवाया था, क्या वो हिट उनको वो कर रही है ना? आंसर इज यस। लेकिन देखना पड़ेगा कि उनका टोटल इनकम 15 लाख के ऊपर जा रहा है या नहीं। अगर देखोगे तो शी ओन्स हाउस प्रॉपर्टी और वो लेट आउट किया गया 40,000 पर मंथ। प्लीज स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है आपने, अपार्ट फ्रॉम म्यूनिसिपल टैक्स जो कि टेनेंट ने पे किया, वो आप रिड्यूस नहीं करोगे। फॉर द प्रीवियस ईयर उनका म्यूजिक से उनको 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो लगभग अगर आप देखोगे आपको पता होगा 15 लाख के ऊपर ही जा रहा है। लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन देना मत भूलना आप लोग। अच्छा, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपको ये बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई 15 लाख के ऊपर जा रहा है, तो शी इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दिनेश के बारे में अगर आप देखा जाए तो वो उनका जॉब इंडिया में था, वो इंडिया में ही जॉब करते थे उन्होंने, लेकिन रिजाइन किया विद एबीसी लिमिटेड ऑन 20 सितंबर को उन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन इंडिया को छोड़ा उन्होंने 28 सितंबर 2020 को एंड जॉइंड एमएनसी, और उनका फिर अकॉर्डिंगली 181 डेज का स्टे हुआ इंडिया में। कैलकुलेट करके मैंने देख लिया है, 181 डेज का स्टे इंडिया में हुआ है। लेकिन आप प्लीज नोट करके चलो स्टूडेंट्स, मिस्टर दिनेश क्या है, क्या वो सिटीजन ऑफ इंडिया है? नहीं है, ही इज ओनली अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो मालूम है 2 कंडीशन जो होता है, एक अब वो एम्प्लॉयमेंट इंडिया के बाहर लेने जा रहा है, क्योंकि वो क्या है, इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट लेने जा रहा है। तो मालूम है इंडिया के बाहर जो एम्प्लॉयमेंट लेने जाते हैं उनको 182 डेज का ही क्राइटेरिया देखना पड़ता है। जो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जो इंडिया छोड़ेंगे तो उनको 182 डेज ही देखना पड़ेगा। लेकिन वो कंडीशन किसके लिए होगा, वो एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर होम, ओनली फॉर दोज हु आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सॉरी हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया वालों के लिए ही ये क्राइटेरिया देखना है, क्या ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है।
तो उस वजह से इसके लिए वो दोनों बेसिक टेस्ट देखा जाएगा। और वो दोनों बेसिक टेस्ट क्या है स्टूडेंट्स? दोनों बेसिक टेस्ट में 182 डेज, जो कि उसका स्टे 182 डेज का नहीं है, 181 डेज का है, और दूसरा 60 डेज इन द करंट प्रीवियस ईयर एंड द लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मिनिमम 365 डेज। अब ये 60 डेज तो है ये करंट प्रीवियस ईयर में, और क्योंकि इंडिया में ही ये था इतने समय तक, तो इसकी वजह से 365 डेज का वो क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये रेसिडेंट है, और सिर्फ रेसिडेंट ही नहीं, RNOR है। तो इसकी स्टेटस बन गई है RNOR। तो जनाब जो वहां पर इनकम, फॉरेन कंट्री में जो इनकम वो कमाने वाला है, फॉरेन करेंसी में देख रहे हो, यूएस डॉलर में दिया गया है, तो सैलरी इनकम यूएस डॉलर में वो कमा रहा है। इसको बाय द वे आपको टीटी बाइंग रेट, ये देख रहे हो, आपको उसके साथ कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो कन्वर्जन फैक्टर होगा स्टूडेंट, वो कन्वर्जन फैक्टर क्या देखोगे? तो सैलरी जब ये ड्यू होता है, इस केस में हमेशा ध्यान रखना, सैलरी इसको 7,000 रुपये पर मंथ का ये मिल रहा है, तो टीटी बाइंग रेट आपको देखना होगा लास्ट मंथ के अल्टीमेटली जो भी रहेगा प्रीसीडिंग मंथ का टीटी बाइंग रेट लेना है। तो हर महीने के एंड में हम मान के चल रहे कि इसको क्या होता रहेगा, ड्यू होता रहेगा, एंड अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपको पिछले मंथ का टीटी बाइंग रेट के हिसाब से करना होगा। ये शायद आप लोग को पता भी है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा ये नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि ये RNOR है, इस वजह से इसको अल्टीमेटली क्या करना होगा, फॉरेन इनकम भी इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर डबल टैक्सेशन रिलीफ क्या मिलेगी? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। रेसिडेंट को हम देते हैं डबल टैक्सेशन रिलीफ, तो वो जो यूएस में जो टैक्स उसको लगने वाला है ऑन दैट सैलरी इनकम, उस पर रिलीफ मिलेगा। लेकिन इसमें जहाँ तक मेरा अभी तक मुझे याददाश्त है, इस पर क्वेश्चन शायद नहीं है। चलो कार्तिक का जो केस है स्टूडेंट्स, अब कार्तिक के केस में अगर आप देखोगे तो कार्तिक का केस क्या बन रहा है, यहाँ पे कार्तिक इंडिया में आ रहा है, वो वहां पर था, इंडिया में आ रहा है 2 दिसंबर को, ठीक है। अच्छा, ही यूज टू विजिट हिज मेटरनल, तो इंडिया में आ रहा है 2 दिसंबर को, और कैलकुलेट करके देख लो ये 120 दिन ही है। अच्छा, इंडिया में आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? ही केम टू इंडिया, यहां पर स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक जॉब के लिए इंडिया में आ रहा है वो। तो प्लीज केयरफुल रहना, जॉब के लिए अगर आप इंडिया में आ रहे हो तो क्या ये विजिट माना जाएगा? क्या ये विजिट माना जाएगा? नहीं। तो क्या ये जो नया अमेंडमेंट वाला पॉइंट है, क्या आप वो देखोगे? जो अमेंडमेंट वाला पॉइंट है, क्या आप उसे देखोगे? उसे आपने नहीं देखना है। तो फिर क्या देखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स? वही 182 डेज नॉर्मल कंडीशन। नहीं तो अगर विजिट के लिए अगर होता तो ये दोनों, जैसे सौम्या का विजिट का केस है, इसका विजिट का केस नहीं है, ये इंडिया में जॉब करने के लिए आ रहा है, तो वही 182 डेज, और दूसरा वाला क्या है, 60 डेज इन द करंट ईयर एंड 365 डेज इन द लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो 60 डेज तो है, क्योंकि उसका 120 दिन बन रहा है, कंसिडरिंग कि वो 2 दिसंबर से हम लोग काउंट करें तो 120 दिन इसका बन रहा है इंडिया में। लेकिन जो 365 डेज है, क्या वो भी उसका आ रहा है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया है, ही यूज्ड टू विजिट हिज मेटरनल, पैटर्नल एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन इंडिया फॉर 2 months, जुलाई एंड अगस्त, ड्यूरिंग हिज समर हॉलीडे अप टू, तो 2 महीने तक है, और इन 2019 में सिर्फ 1 ही महीना। तो यहीं पे पता चल जाना चाहिए कि भाई 2 महीने से काम नहीं चलेगा, तो तू 2 महीने अगर मान के चलो कि हर लास्ट 4 साल भी अगर करे ना, तो 240 दिन के आसपास ही अटका रहेगा ये। तो इस वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा, ये नॉन रेसिडेंट है, मिस्टर कार्तिक नॉन रेसिडेंट है। तो उसी के हिसाब से देखो, मिसेस सौम्या RNNOR, मिसेस सौम्या RNNOR, दिनेश RNOR, और ये जो मिस्टर कार्तिक नॉन रेसिडेंट। फिर आपके फादर जो थे मिस्टर राजेश, वो तो नॉन रेसिडेंट ही है, वो तो 1 ही महीना इंडिया में आ रहे थे, तो ये नॉन रेसिडेंट। और इस पे स्टूडेंट, अच्छा, ATTTA का इंटरेस्ट का कुछ रहेगा, अगर आप डायरेक्टली देखना चाहो तो अब ये क्वेश्चन का बस उतना ही पहलू देख लेना, विच इज इन रिलेशन टू दी कॉम्पिटिशन और एक कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट जैसे अक्टूबर में के महीने में आपने कन्वर्जन रेट, मैं आपको बस एक दिखा देता हूँ, अक्टूबर मंथ का अगर सैलरी रहेगा तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने सितंबर का लेना, पिछले मंथ का लेना। मैंने बताया टीटी बाइंग रेट ऑफ द लास्ट मंथ प्रीसीडिंग द मंथ इन विच द सैलरी हैज बिकम ड्यू। उसी तरीके से तो आप लोग पिछले मंथ का लोगे, क्योंकि ये वाला टीटी बाइंग रेट जो फॉरेन जो सैलरी है वो आपको लेना पड़ रहा है, तो वो आप कंसिडर कर रहे हो, एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग इट। तो ये आपने फॉरेन सैलरी को कंसिडर करके पूरी इसकी टोटल इनकम लाई है, तो ये इसकी टोटल इनकम आ गई है। एक बार इसको बस ये दो वाला जो टोटल इनकम वाला पार्ट है ना, इसको एक बार देख लेना स्टूडेंट्स, बस यही 2 वाला पार्ट है, टोटल इनकम वाला पार्ट बस देख लो कैसे कैलकुलेट किया गया, दैट शुड बी ऑल। चलिए, फॉरेन कंपनी में आपको पता ही है स्टूडेंट्स, पोएम के केस हम लोग देखते हैं। पोएम में अगर वो ABOI टेस्ट फुलफिल कर लेता है, ABOI टेस्ट अगर फुलफिल हो जाता है, तो फिर पोएम प्रिज्यूम किया था कि वो इंडिया में ABOI टेस्ट अगर फुलफिल नहीं होता है, तो फिर हम, अच्छा, पोएम प्रिज्यूम किया जा रहा है इंडिया में, प्रोवाइडेड, ये भी लिखना पूरा लिखोगे, प्रोवाइडेड मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया।
और जहां उसने एबीओ टेस्ट फुलफिल नहीं की है तो हम देखेंगे कि क्या डी फैक्टो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इंडिया में है। अगर क्वेश्चन में क्लियरली देना चाहिए तब जाके आप यहां तक पहुंचोगे। क्वेश्चन साइलेंट है स्टूडेंट्स, बस बोला गया है कि एबीओ टेस्ट वो फुलफिल कर रहा है फॉरेन कंपनी, तो आपने लिख देना चुपचाप कि हम मान के चल रहे हैं कि इसकी पोएम इंडिया के बाहर है, अज्यूमिंग कि मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स इंडिया के बाहर हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर पोएम वो एबीओ टेस्ट फुलफिल अगर नहीं हो रहा है तो एबीओ टेस्ट अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपको 2 स्टेप्स अब लगेंगे। और वो 2 स्टेप क्या है? वो 2 स्टेप है कि वो फॉरेन कंपनी के लिए वो कौन है जो कि उसका की मैनेजरियल एंड कमर्शियल डिसीजंस ले रहा है, वो कौन है जो इसका की मैनेजरियल एंड कमर्शियल डिसीजंस ले रहा है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है वो ये डिसीजन कहाँ ले रहा है। सो हु इज टेकिंग दैट डिसीजन एंड वेयर दैट डिसीजन इज टेकन। ये हु एंड वेयर का असली खेल है, ये चीज बस आप लोग ध्यान रखना। एबीओ टेस्ट में ये नहीं देख रहा हूं, मैं आपके साथ बस ये रिवाइज करवा रहा हूं, कुछ टर्म्स में बस ध्यान रखना स्टूडेंट्स। इसमें मालूम है कि इंडिया में जो ये जो इनकम है, आपको पता है कि जो इन एबीओ में इनकम जो होगी वो लेस देन 50 शुड बी अप टू 50% ऑफ द टोटल इनकम। जो पैसिव इनकम होगी शुड बी अप टू 50%, शुड नॉट गो बियॉन्ड 50%। तब जाके एक्टिव बिजनेस माना जाएगा उस फॉरेन कंपनी का, तब जाके एक्टिव बिजनेस माना जाएगा उस फॉरेन कंपनी का। और दूसरा पॉइंट ये स्टूडेंट्स, आउटसाइड इंडिया है या नहीं वो पता लगाने के लिए ये जो 3 एस्पेक्ट्स है, एसेट टेस्ट, दूसरा है एम्प्लॉय टेस्ट और तीसरा है पेरोल टेस्ट। ये इंडिया में उसकी एक्सपोजर लेस देन 50% होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। तो यहां पर पैसिव इनकम कुड बी अप टू 50%, लेकिन एसेट की एक्सपोजर इंडिया में, नंबर ऑफ एम्प्लॉय की एक्सपोजर इंडिया में, और उन एम्प्लॉय को जो पेरोल दिया जा रहा है उसकी एक्सपोजर इंडिया में लेस देन 50% होनी चाहिए। तब जाके बोला जाएगा कि हाँ ये फॉरेन कंपनी एबीओआई टेस्ट फुलफिल कर रही है। अच्छा, क्वेश्चन में स्टूडेंट कभी कभी ये भी बोला जा सकता है कि यार इस फॉरेन कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा है। अगर 50 करोड़ के ऊपर अगर टर्नओवर नहीं जा रहा है उस फॉरेन कंपनी का, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने सीधा बोल देना है कि भाई इसके लिए एबीओआई टेस्ट, ये पोएम टेस्ट नहीं लगेगा, उसके लिए वो नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट उसे तभी माना जाएगा। बताओ ऐसे केस में वो फॉरेन कंपनी जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर नहीं जा रही है, तो उस फॉरेन कंपनी के लिए वो रेसिडेंट इंडिया में तभी मानी जाएगी जब 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उस फॉरेन कंपनी की इंडिया में पाई जाएगी। तब 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ दैट फॉरेन कंपनी शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया, तब जाके ही आप बोलोगे कि हाँ भाई ये है इंडिया का टैक्स रेसिडेंट। ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट भी आप लोग स्टूडेंट्स ध्यान में रखेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। अब इनकम वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट पे स्टूडेंट्स क्या बोला गया, सर्टेन टर्म्स को डिफाइन किया गया। तो इनकम टेस्ट की जो होगा एज पर द फॉरेन कंपनी, ये जो है ना 50% ऑफ द टोटल इनकम, तो ये इनकम जो कंप्यूट किया जाएगा एज पर द लॉ ऑफ द फॉरेन कंट्री, टैक्स लॉ नहीं है तो जो भी उसका लॉ जो रेगुलेट करता रहेगा उसके हिसाब से। वैल्यू ऑफ द एसेट, प्लीज नोट करना स्टूडेंट्स, ये जो एसेट टेस्ट है यहाँ पर टोटल एसेट वाला जो सिचुएटेड इन इंडिया, तो उसको आपको इंडिविजुअली अगर डेप्रिसिएशन अगर दिया जाता होगा वहाँ पे, तो फिर आपने ओपनिंग डब्ल्यूडीवी और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी की एवरेज लेना है। अगर उस कंट्री में ब्लॉक का कंसेप्ट चल रहा है तो उस ब्लॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी की एवरेज लेनी है। अगर ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है स्टूडेंट्स, तो सिंपली जैसे कि लैंड हो गया तो सिंपली वैल्यू एज पर द बुक्स। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में आप लोग जब होगा कि देखा जाएगा कि क्या इंडिया में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो 50% टच कर रहे हैं या उस 50% उससे ज़्यादा टच कर रहे हैं, तो ये पता लगाने के लिए आपको वो भी एम्प्लॉय को जोड़ना पड़ेगा विच एक्चुअली परफॉर्म्स द सिमिलर फंक्शंस ऑल्दो दे मे नॉट बी इन द पेरोल ऑफ दैट फॉरेन कंपनी, जो कि सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म तो कर रहे हैं हालांकि वो पेरोल में नहीं है। तो बस ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना फ्रेंड्स। अच्छा, पैसिव इनकम में ये बताने की जरूरत नहीं कि अगर मैंने किसी अपने एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ ट्रांजैक्शन किया है और उस एई के साथ मैं गुड्स खरीद भी रहा हूँ और वही गुड्स को आगे बेच भी रहा हूँ, किसको, अपने ही एई को, तो खरीदा भी एई से और वही गुड्स मैंने बेचा भी एई को, तो क्या उससे जो मार्जिन होगा क्या वो मार्जिन को भी आप पैसिव इनकम का हिस्सा मानोगे? या द आंसर इज यस। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। सेक्शन 9 में अब स्टूडेंट जब आप देखोगे तो प्लीज नोट करके चलना, ये जो बिजनेस कनेक्शन और इनडायरेक्ट ट्रांसफर, ये दो ही अल्टीमेटली असली खतरनाक सिचुएशन है। इनडायरेक्ट ट्रांसफर को मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जरिए आपको जल्दी से रिवाइज करवा दूंगा, अभी आप फिलहाल बिजनेस कनेक्शन में रहिए। बिजनेस कनेक्शन को स्टूडेंट्स इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में ध्यान रखेंगे आप लोग। इंक्लूसिव टेस्ट में आपको लिखना होगा, वो देखेंगे कि आप कि क्या उस फॉरेन कंपनी का या उस नॉन रेसिडेंट का कोई एक
उसके बिहाफ में एक एजेंट है जो कि वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री, कोई भी एक ऑफ द फॉलोइंग थ्री एक्टिविटी इंडिया में परफॉर्म कर रहा है। कौन सी एक्टिविटी की बात हो रही है? दैट एजेंट इज हैबिचुअली playing the he habitually plays the principal role which leads to conclusion of the contract. वो जो एजेंट है he is habitually playing a principal role जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया में उस नॉन रेसिडेंट के कंक्लूड हो रहे हैं। हालांकि वो एजेंट एक्चुअली कंक्लूड नहीं कर रहा होगा, बट आपको किस फ्रेज को हिट करना है, क्या लिखोगे एग्जामिनेशन में? हैबिचुअली प्लेज अ प्रिंसिपल रोल विच लीड्स टू द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जोर से बोलिए स्टूडेंट्स, जय माता दी। हैबिचुअली plays the principal role which leads to the conclusion of the contract. Is that clear to all of you? चलिए, तो ये अल्टीमेटली हो गया। उसके साथ साथ पॉइंट नंबर बी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा? हैबिचुअली मेंटेन्स द स्टॉक ऑफ गुड्स एंड डिलीवर। यहाँ पे वो कोई कंक्लूड नहीं कर रहा कॉन्ट्रैक्ट, बस नॉन रेसिडेंट के गुड्स को वो मेंटेन कर रहा है। किसके लिए? आगे डिलीवरी करने के लिए पहुंचा दिया जाएगा। कहाँ पे? जौनपुर। आइए पॉइंट नंबर सी, हैबिचुअली सिक्योर्स द ऑर्डर्स इन इंडिया और मेनली सिक्योर द ऑर्डर। ये ठीक है। अब एक्सक्लूजन में आ जाओ स्टूडेंट्स। एक्सक्लूजन्स में ये प्लीज नोट करना स्टूडेंट, जब भी एग्जामिनेशन में लिखना पड़े ना, कल जब लिखोगे एग्जामिनेशन में, तो ये वर्ड इस्तेमाल करना कि उसकी एक्टिविटी कन्फाइंड है, रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ओनली फॉर द परचेज फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। दूसरा है जिसमें एक्टिविटी कन्फाइंड टू कलेक्शन ऑफ न्यूज फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया। न्यूज फॉर द ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया। What about shooting of the films? ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डाला जा सकता है और यही गूगली है। शूटिंग ऑफ द फिल्म इंडिया में किया जा रहा है, तो उसकी एक्टिविटी तो इंडिया में क्या की जा रही है? शूट की जा रही है। हालांकि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी क्या करना पड़ रहा है? उनको राइट्स देने पड़ रहे हैं कि वो डीडी चैनल में फ्री में दिखा दें, जबकि हमारी एक्टिविटी क्या थी? हमको इंडिया में ट्रांसमिट नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई शूटिंग करोगे अच्छी बात है, लेकिन हमें आप डीडी में उसको चलवाने का राइट दिलवा दो, फ्री में हम चलवा, आपको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। तो ठीक है, क्या करें ऐसे केस में? क्या मुझे इस एक्सक्लूजन का बेनिफिट मिलेगा? मैं इंडिया में सिर्फ सिनेमा की ये करने आ रहा हूँ, शूटिंग करने आ रहा हूँ, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट मुझे तभी परमिशन देगी जबकि मैं उनको राइट दूंगा कि इंडिया में वो डीडी में चलवाने के लिए उसके लिए कोई पैसा मुझे देंगे नहीं हो। तो क्या मुझे तभी भी उसका एक्सक्लूजन का बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज यस। प्लीज नोट करना फ्रेंड्स, ये फिल्म की बात है, इस वजह से बेनिफिट मिल रहा है आपको। लेकिन अगर यही चीज न्यूज की अगर बात होती तो फिर अल्टीमेटली चूक हो जाती स्टूडेंट्स। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया गया, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये ध्यान रखना, इसमें यही बात रखा गया है कि वो शूटिंग के लिए आया था इंडिया में और शूटिंग फिल्म का किया गया था, और वो फिल्म बस फिल्म की शूटिंग करने के लिए आया, लेकिन उसको इंडिया में राइट देना पड़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ताकि वो डीडी में चलवा पाए, उसके लिए उनको कोई पैसा नहीं मिला है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो कोई कंडीशन की कोई वॉल्यूशन नहीं हुई है, क्योंकि वो इंडिया में आए थे सिर्फ फिल्म की शूटिंग करने के लिए और उनको कोई पैसा नहीं इंडिया से मिला, तो उस वजह से कोई इनकम अक्रू इंडिया में नहीं हुई है। ये वाला केस माइनिंग वाला है, ध्यान रखना, ये वाला जो एक्सक्लूजन है वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका बिजनेस है। जो किस बिजनेस में एंगेज स्टूडेंट्स पता होना चाहिए आप लोगों को, इन द बिजनेस ऑफ द माइनिंग ऑफ द डायमंड्स। तो माइनिंग ऑफ द डायमंड्स वाला कैटेगरी है स्टूडेंट्स, तो उसको वो जो माइनिंग ऑफ द डायमंड्स वाले बिजनेस में एंगेज है और वो डिस्प्ले करने के लिए जा रहे हैं ऑफ द अनकट डायमंड्स। माइनिंग है, ट्रेडर का क्वेश्चन आता है एक बार कि एक ट्रेडर था जो कि अनकट डायमंड्स को क्या कर रहा है? एग्जीबिशन के लिए जा रहा है। तो उस नॉन रेसिडेंट ट्रेडर को क्या इस एक्सक्लूजन का बेनिफिट मिलेगा? नहीं। तो बस ये पर्टिकुलर पॉइंट है। इनडायरेक्ट ट्रांसफर में सीधा स्टूडेंट्स आप लोग आ जाइएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। कॉम्बिनेशन एग्जामिनेशन में कैसा आएगा प्रैक्टिकल में, प्लीज विजुलाइज करके चलना। इंडिया में एक कंपनी होगी जिसके शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट एक फॉरेन कंपनी ने किया होगा, उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स को किसी असली इन्वेस्टर ने होल्ड किया होगा। तो जो इन्वेस्टर था ना, वो इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने के बजाय वो किसी एक इंटरमीडियरी के थ्रू से उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया होगा। कॉम्बिनेशन आपको एग्जामिनेशन में ये देखना चाहिए, एक इन्वेस्टर होगा, तो मैं हमेशा एक यूएस वाला इन्वेस्टर बोलता हूँ, और एक फॉरेन कंपनी होगी, वो एक सिंगापुर वाली कंपनी को मैं बोलता हूँ, और वो सिंगापुर वाली कंपनी के जरिए वो यूएस वाले ने क्या कर दिया है? इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, किसमें भी इन्वेस्टमेंट किया होगा? एक आसान एग्जांपल है आरआईएल के शेयर्स में। अच्छा, कल वो क्या करेगा? फॉरेन वाला यूएस वाला इन्वेस्टर वो सिंगापुर वाले कंपनी के शेयर्स को बेचेगा।
इंडिया वाले नहीं, सिंगापुर वाले कंपनी के शेयर्स को बेचेगा और उससे जो कैपिटल गेन्स आएगा वो कैपिटल गेन्स पे इंडिया में टैक्स उससे पे नहीं करना है। ये बोल के क्या कि मैंने तो फॉरेन कंपनी के शेयर्स पे किए, और फॉरेन कंपनी के जो शेयर्स की जो लोकेशंस है वो तो हम बोलेंगे कि वो तो फॉरेन कंट्री में है, उसकी लोकेशन इंडिया में थोड़ी ना मानी जाएगी। तो प्लीज़ नोट करके चलना, आपको लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में एक्सप्लेनेशन नंबर 5 टू सेक्शन 911। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन नंबर 5 टू सेक्शन 911 क्या कहता है? वेयर द शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी, इसका मतलब है सिंगापुर वाली कंपनी, वेयर द शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी derive its own value substantially from an Indian asset, then the shares of that foreign company, सिंगापुर वाली कंपनी, is deemed to be situated in India। तो उसकी लोकेशन कहाँ मान ली जाएगी? इन इंडिया। अब हमें क्या पता लगाना है कि वो उसकी शेयर्स की प्राइस सब्सटैंशियली उसको अपनी शेयर्स की वैल्यू, अपनी वैल्यू उसको क्या सब्सटैंशियली मिल रही है फ्रॉम एन इंडियन एसेट, अपनी वैल्यू क्या उसको सब्सटैंशियली मिल रही है फ्रॉम इंडियन एसेट। तो ये ध्यान रखना, ये टेस्ट आपको आजमाना है, सब्सटैंशियल टेस्ट। कब आजमाना है? तो वो रेलेवेंट डेट है। तो ये जो टेस्ट होगा आजमाने का कि क्या उसकी अपनी वैल्यू सब्सटैंशियली उसको मिल रही है फ्रॉम द इंडियन एसेट, ये किस दिन आप आजमाओगे? रेलेवेंट डेट को आजमाओगे। रेलेवेंट डेट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? तो 2 डेट दिए हैं आपको, और 2 डेट में से एक डेट होगा, प्रेफरेंस देंगे लास्ट डेट of the accounting period preceding the date of transfer, last date of the accounting period preceding the date of transfer or the date of transfer। ठीक है, तो लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड तो जनरली 31 ऑफ दिसंबर पकड़ लो, अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट डेट वो होगा प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, लेकिन डेट ऑफ ट्रांसफर भी रेलेवेंट डेट हो सकता है, जिस डेट पे आप क्या करोगे, वो सब्सटैंशियल कंडीशन को आजमाओगे। तो आप बोलोगे ये कब होगा स्टूडेंट्स? उसके लिए स्टूडेंट्स आप देखोगे बुक वैल्यू। उसके लिए आप क्या देखोगे? बुक वैल्यू देखोगे कि वो फॉरेन कंपनी, सिंगापुर कंपनी मेरे एग्जांपल में, अगर उसकी टोटल बुक वैल्यू ऑफ ऑल दी एसेट इन दोनों डेट के बीच में 15% से या उससे ऊपर एक्सीड अगर कर जाती है, तो फिर उस केस में हमें डेट ऑफ ट्रांसफर लेना पड़ेगा। मतलब 15% के ऊपर अगर चली गई, ठीक है, टोटल बुक वैल्यू ऑफ ऑल दी एसेट्स ऑफ दैट फॉरेन कंपनी, सिंगापुर कंपनी, अगर इन 2 डेट्स के बीच में 15% के ऊपर अगर चली जाती है उसकी टोटल बुक वैल्यू, तो फिर उस केस में हमें फिर डेट ऑफ ट्रांसफर को लेना पड़ेगा, लेटेस्ट डेट, वो बनेगा रेलेवेंट डेट। अदरवाइज लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रीसीडिंग डेट ऑफ ट्रांसफर। उस रेलेवेंट डेट को हम सब्सटैंशियल कंडीशन कैसे टेस्ट करेंगे? तो वो टेस्ट करने के लिए एब्सोल्यूट कंडीशन और रिलेटिव कंडीशन, और ये दोनों ही आपको देखना है। एब्सोल्यूट कंडीशन क्या है कि फॉरेन कंपनी, सिंगापुर कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट हुई है इंडिया में, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उस इंडियन इन्वेस्टमेंट की फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन दैट रेलेवेंट डेट शुड बी मोर देन 10 करोड़, मोर देन, नॉट मोर देन और इक्वल टू, मोर देन 10 करोड़। ये एब्सोल्यूट कंडीशन। और दूसरा रिलेटिव कंडीशन, जहां पे इंडियन इन्वेस्टमेंट की फेयर मार्केट वैल्यू शुड बी मिनिमम 50% of the total fair market value of all the assets of the foreign company, minimum 50% of the total fair market value of all the assets of the foreign company। ये दोनों ही absolute as well as relative condition satisfy हो जाने चाहिए। तो अब उसी के केस में स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे वही आपका यूएस कंपनी ने जो बारबरा INC.US कंपनी है, उन्होंने मॉरिशस कंपनी में क्या किया था? उन्होंने उसका शेयर्स को एक्वायर 1 जनवरी 2019 को किया था 10 करोड़ में। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। मॉरिशस कंपनी ने RIL के शेयर्स को इन्वेस्ट किया 1 मार्च को, जो भी ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ मॉरिशस कंपनी एंड होता है कब? 31 दिसंबर को। तो वो देखना पड़ेगा। एज ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2020 उसकी बुक वैल्यू बता दी गई है टोटल एसेट मॉरिशस कंपनी। तो मेरे एग्जांपल में सिंगापुर था, यहाँ पे मॉरिशस हो गया। ठीक है, बी जो इंटरमीडिएट कंपनी है जिसके जरिए आपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है, वो मॉरिशस कंपनी है। तो मॉरिशस कंपनी का टोटल एसेट, टोटल बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट 25 करोड़ का दिखा रहे हैं। अच्छी बात है, देखते हैं हम डेट ऑफ ट्रांसफर पे उसका बुक वैल्यू क्या है। ऑन 31 ऑफ मार्च 21 बारबरा INC. वो यूएस कंपनी हैज ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ दैट मॉरिशस कंपनी। तो ये डेट ऑफ ट्रांसफर आपका हो गया 31 मार्च 2021 टू अनदर इन्वेस्टर इन यूएस एट अ प्राइस ऑफ 50 करोड़, 50 करोड़ के प्राइस में बेचा स्टूडेंट्स। द बुक वैल्यू आफ्टर रिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज, फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर रिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2021 इज बिलो। तो दे दिया स्टूडेंट्स बुक वैल्यू आप लोगों को। तो बुक वैल्यू से मुझे तो पहले मॉरिशस को मैं अटैक करूंगा, 30 करोड़ की बुक वैल्यू है उसकी। तो बुक वैल्यू से पता चलता है कि यार क्या बनेगा स्टूडेंट? 31 मार्च 2021, दैट इज डेट ऑफ ट्रांसफर बनेगा रेलेवेंट डेट, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस 5 करोड़ का है, तो इट इज मोर देन 15%। इस वजह से डेट ऑफ ट्रांसफर बन जाएगा आपका द रेलेवेंट डेट। उस रेलेवेंट डेट में आपको ये दोनों देखना है। क्या देखोगे
कि भाई द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इंडियन इन्वेस्टमेंट क्या वो 10 करोड़ के ऊपर है, तो इंडियन इन्वेस्टमेंट आरआईएल में 20% का स्टेक स्टूडेंट्स बारबरा एनसी डॉट ने उस मॉरिशस कंपनी के जरिए 20% का स्टेक लिया है इंडियन कंपनी। तो आरआईएल का टोटल फेयर, अच्छा बाय द वे फेयर मार्केट वैल्यू का एक कहानी सुन लो जल्दी से। इसमें एग्रीगेट ये फेयर मार्केट वैल्यू जो आप कंसिडर करते हो ना, इट इज ऑलवेज फेयर मार्केट वैल्यू स्टूडेंट्स इज ऑलवेज टू बी इन एडिशन, मीन्स यू हैव टू एड बैक द लायबिलिटी, जो नेट ऑफ होती है लायबिलिटी उसको आपको एड बैक करना पड़ता है। ये इनके वैल्यूएशन रूल्स हैं जिसमें आपने इसके फेयर मार्केट वैल्यू को एड बैक करना होगा लायबिलिटी के साथ। तो लायबिलिटी जो होगी वो आप एड बैक कीजिए, तो उसकी टोटल एफएमबी आरआईएल की हो गई है 200 करोड़, जिसमें से बारबरा एनसी डॉट ने उस मॉरिशस कंपनी के जरिए स्टेक कितना लिया है, 20 करोड़ का। तो इस वजह से मॉरिशस कंपनी का इन्वेस्टमेंट की फेयर मार्केट वैल्यू इन इंडियन इन्वेस्टमेंट की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 20 करोड़ की। क्या 10 करोड़ से ऊपर है? बिल्कुल, सॉरी 40 करोड़, 40 करोड़। तो ये 10 करोड़ का कंडीशन सेटिस्फाई होता है। अच्छा, मॉरिशस कंपनी की अपनी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी, टोटल एसेट्स, उसकी टोटल एसेट्स फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? सो द टोटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू 50 है, कोई लायबिलिटी नहीं है यहाँ पे, तो भूल जाओ, 50 है। अच्छा, जिसमें से अगर आप देखोगे 40 करोड़ कहाँ से आ रहा है, इंडियन एसेट से ही आ रहा है। 50 करोड़ के वैल्यू में से 40 करोड़ की वैल्यू तो इंडियन एसेट से आ रहा है। तो क्या मोर देन 50%, मोर देन और इक्वल टू 50% कंडीशन भी क्या सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो क्या आप कंक्लूजन ले लिया जाए कि द शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी इज डीम्ड टू बी द शेयर्स ऑफ दैट मॉरिशस कंपनी, जो कि एक फॉरेन कंपनी है, शेयर्स ऑफ दी मॉरिशस कंपनी जो कि एक फॉरेन कंपनी है, उसकी अपनी वैल्यू सब्सटैंशली आ रही है फ्रॉम द इंडियन एसेट? बिल्कुल आ रही है। तो फिर उस केस में उस मॉरिशस कंपनी की लोकेशन क्या इंडिया में मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। तो फिर अब बारबरा आईएनसी डॉट ने क्या बेचा है? बारबरा आईएनसी डॉट ने क्या बेचा है? दे हैव सोल्ड द शेयर्स which is deemed to be situated in India or the capital asset which is deemed to be situated in India। तो उसके बेसिस पे जो कैपिटल गेन्स बनेगा that will be deemed to accrue rise in India। उसके बेसिस पे जो भी कैपिटल गेन्स बनेगा स्टूडेंट्स that will be deemed to accrue rise in India। अब उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपने कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल गेन्स कैलकुलेशन किसके हाथ में करोगे? यूएस वाले के हाथ में, क्योंकि उसने शेयर्स बेचा है ऑफ द फॉरेन कंपनी which is Mauritius company which is deemed to be situated in India। तो कैपिटल गेन्स किसके हाथ में लगेगा? इन हैंड्स ऑफ द ट्रांसफर फॉरेन कंपनी which is ट्रांसफर नॉन रेसिडेंट which is the US company in my example। अब जब आप उसकी कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स, तो आपने देखना है कि किस डेट पे आपने शेयर्स एक्वायर किया है उस फॉरेन कंपनी का जिसकी लोकेशन डीम टू बी सिचुएटेड इन इंडिया मानी जा रही है। तो आपने इस केस में, अच्छा बाय द वे, ये पीरियड ऑफ होल्डिंग जो देखा जाएगा फॉरेन कंपनी का, प्लीज नोट करके चलना, इसका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग जो देखा जाएगा वो स्टूडेंट्स देखा जाएगा ऑफ मोर देन 24 मंथ्स, क्योंकि ये फॉरेन कंपनी भले ही इसकी लोकेशन इंडिया में है, लेकिन इंडिया के लिए तो है तो वो अनलिस्टेड कंपनी। वो जो फॉरेन कंपनी जिसकी बात हो रही है वो भले ही उसकी लोकेशन इंडिया में मानी जा रही है, लेकिन है इंडिया के लिए क्या, वो एक अनलिस्टेड कंपनी। एंड देयरफॉर स्टूडेंट्स प्लीज नोट करके चलना, आपको 24 मंथ्स देखने पड़ेंगे कि क्या यूएस कंपनी ने इस पर्टिकुलर मॉरिशस कंपनी जो कि एक फॉरेन कंपनी है जिसकी लोकेशन इंडिया में मानी जा रही है, बट बिकॉज इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी इन इंडिया, देयरफॉर वेदर इट्स पीरियड ऑफ होल्डिंग इज फॉर मोर देन 24 मंथ्स। तो यहां पर अगर आप देखोगे एक्वायर हमने किया था 1 जनवरी 2020 को, ये एक्वायर होगा स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव एक्वायर्ड। और बेचा कब है? 31 मार्च 2021। तो बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन स्टूडेंट्स वी कैन से एंड कंक्लूड दैट yes the period of holding is for more than 24 months। और क्योंकि इनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 24 मंथ चली गई है, इस वजह से स्टूडेंट्स ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होने की वजह से स्टूडेंट्स एक नोटिस करना, एक स्पेशल प्रोविजन कि नॉन रेसिडेंट अगर वो एक अनलिस्टेड सिक्योरिटीज बीइंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट उसको अगर वो बेचता है तो उसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेट की जाएगी विदाउट प्रोवाइडिंग एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट। और वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेट हुआ है वो उस पर टैक्स रेट लगेगा 10%। अगेन नॉन रेसिडेंट ट्रांसफरिंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग अ शेयर्स ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी, उस पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बनेगा दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वुड बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। तो ये देख रहे हो आप लोग स्टूडेंट्स, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बिना इंडेक्सेशन के कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना पूरा 40 करोड़ का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है इंडिया में टैक्स नहीं होगा, क्योंकि मॉरिशस कंपनी की 100% वैल्यू उसको इंडिया से नहीं आ रही है। 80% वैल्यू 40 करोड़ की फेयर मार्केट वैल्यू है एज अगेंस्ट उसकी टोटल फेयर मार्केट वैल्यू 50 करोड़ में। 40 करोड़ की फेयर मार्केट वैल्यू उसको इंडिया से आ रही है एज
कंपेयर टू द टोटल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 50 करोड़ ऑफ मॉरिशस कंपनी। तो 80% हुआ, तो उसका 80% ही वैल्यू उसको इंडिया से मिल रहा है, बाकी 20% की वैल्यू उसको इंडिया के बाहर से मिल रहा है। तो कितना कैपिटल गेन्स डीम टू हैव अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 80 करोड़। तो ये मत भूल जाना, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एट्रीब्यूशन। तो आप 40 का 80% लोगे तो 32 आ गया, और उस पर 10% का टैक्स लगा देना, HEC लगवा देना आप लोग। अब स्टूडेंट जहाँ तक सैलरी वाले के केस में प्लीज नोट करके चलना, एक तो 2 इसके MCQs है, इस पे MCQ ही क्वेश्चन आएंगे, इसके वजह से आप लोग MCQ पे ध्यान दीजिएगा। क्या MCQ का क्वेश्चन बनेगा? पहला वाला क्वेश्चन ये होगा कि वो एक इंडियन सिटीजन अगर फॉरेन एम्बेसी में काम करते हैं तो उनको सैलरी का कोई एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं। वो एग्जेम्पशन जो फॉरेन एम्बेसी में जो काम करते हैं वो किनको मिलता है? सिटीजन ऑफ दैट फॉरेन कंट्री, नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये पहली बात है। दूसरी बात है, एक शॉर्ट स्टे एग्जेम्पशन है, उस पर 1066 ये एक शॉर्ट स्टे एग्जेम्पशन है स्टूडेंट्स। अगर आप देखोगे तो रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज एन एम्प्लॉय ऑफ अ फॉरेन एंटरप्राइज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द स्टे इन इंडिया। तो ये है। तो अगर एक एम्प्लॉय अगर इंडिया में आता है फॉर सम शॉर्ट पीरियड, और वो शॉर्ट पीरियड के लिए वो इंडिया में क्या करता है? सर्विस रेंडर करता है, तो उसके लिए वो एग्जेम्पशन उसको अपने सैलरी इनकम पे मिल जाएगी अगर वो तीनों कंडीशन फुलफिल करता है। फॉरेन एंटरप्राइज इज नॉट एंगेज इन एनी ट्रेड, फॉरेन एंटरप्राइज, ना कि वो एम्प्लॉय, क्योंकि MCQ में वो एम्प्लॉय डाल दिया है। तो फॉरेन एंटरप्राइज इज नॉट एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस इन इंडिया। जिस कंपनी में वो काम कर रहा है दैट शुड नॉट बी इन द ट्रेड और एनी बिजनेस इन इंडिया। उसकी स्टे इन इंडिया में 90 दिन से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और जो रेम्यूनरेशन जो उसको मिल रहा है दैट शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर। अब जो यहाँ पे जो ये पॉइंट डाला गया, देखो मिस्टर एक्स है, शुड नॉट बी एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस। तो ये क्वेश्चन जो MCQ में आया था ये पूछा गया है MCQ में, जो कि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसमें से गलत सेंटेंस क्या है। तो गलत सेंटेंस ये है कि एम्प्लॉय को हम नहीं देखते हैं कि एम्प्लॉय इंडिया में कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है कि नहीं, उसका जो एम्प्लॉयर है ही शुड नॉट बी एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस इन इंडिया। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट अभी 915, 6 और 7 है, रॉयल्टी, FTS एंड द इंटरेस्ट इनकम ऑफ द नॉन रेसिडेंट। इस पे स्टूडेंट्स आपकी नज़र जाएगी, पहले उसके पहले डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम बहुत सरल है, आसान है, बस ध्यान रखना कि सो फार एज डिविडेंड इनकम इज कंसर्न, यहाँ पर आप लोग हमेशा एक चीज़ ध्यान रखोगे कि डिविडेंड इनकम अगर इंडियन कंपनी से आ रही है किसको, टू दिस पर्टिकुलर नॉन रेसिडेंट, तो उस सिचुएशन में वो नॉन रेसिडेंट के हाथ में वो डिविडेंड इनकम क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी, ऑलवेज डीम्ड टू अक्रूराइज इन इंडिया। और उसकी टैक्स रेट स्टूडेंट सिर्फ एक ही है, 20%। REIT एक अलग सिचुएशन होगा, क्योंकि एक REIT में डिविडेंड एग्जेम्प्ट वो एक वाला केस है, डिविडेंड का टैक्स रेट। अब REIT का अगर मैं आपको बता दूं एक सिचुएशन स्टूडेंट्स, आप लोग एक बार देख लेना ये REIT को लेके स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू इस केस पे ध्यान रखेंगे। बीइंग डिविडेंड इनकम, अगर REIT से डिविडेंड इनकम मिल रही है, ठीक है, अगर REIT से डिविडेंड इनकम मिल रही है तो फिर वो डिविडेंड इनकम पे जो टैक्स रेट लगेगा स्टूडेंट्स, क्या रेट लग जाएगा? 10%। तो वो डिविडेंड इनकम पे टैक्स रेट जो लगेगा वो हो जाएगा 10%। अब मैं वो नहीं बोल रहा 115BAA, अभी फिलहाल अब उसको हटा दो, वो REIT में डिस्कस कर लेना, बस यहाँ पर इसको एक बार रिवाइज कर लिया, ये समझ के चलो। अब वो 115BAA SPV नहीं लिया है तो उसका एग्जाम्प्ट, अभी फिलहाल वो सब चीज़ हमें नहीं करना है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना 20% रेट है बस। हाँ, अगर REIT से मिलता होगा तो 10% लगवा कर आना। अच्छा, 3 इनकम, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और FTS की इनकम, वो इनकम नॉन रेसिडेंट पे रिसीवर के हाथ में तभी इंडिया में अक्रू मानी जाएगी अगर उसका पेयर, अच्छा प्लीज नोट करके चलना स्टूडेंट्स, अगर पेयर उसका अगर है, कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब तो वो हमेशा ही इनकम इंडिया में डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया मानी जाएगी। लेकिन अगर उसका पेयर है रेसिडेंट या फिर एक नॉन रेसिडेंट है, तो ये 3 इनकम, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड FTS इनकम, इंडिया में तभी अक्रू मानी जाएगी इफ द बिजनेस और द सोर्स फॉर विच इट इज पेड, द बिजनेस और द सोर्स फॉर विच इट इज पेड इज इन इंडिया। अगर वो बिजनेस या सोर्स जिसके लिए पे किया जा रहा है अगर वो इंडिया में है तो फिर हाँ, ये इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम और FTS इनकम विल बी डीम्ड टू हैव अक्रूड एज इन इंडिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फाइन स्टूडेंट, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है ये चीज़ को लेके। अच्छा, इसमें अलावा स्टूडेंट्स हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि भाई सोर्स
या बिजनेस जिसके लिए पेमेंट इंटरेस्ट का दिया गया है उस नॉन रेसिडेंट को, या रॉयल्टी का दिया गया उस नॉन रेसिडेंट को, या फिर एफटीएस का पेमेंट दिया गया उस नॉन रेसिडेंट को, ये जिसके लिए पेमेंट दिया जा रहा है उस नॉन रेसिडेंट को, वो सोर्स या वो बिजनेस जिसके लिए पेमेंट दिया जा रहा है वो इंडिया में है या नहीं। अगर है तो फिर ये हमेशा ही इनकम डीम्ड टू हैव अक्रूड और एज इन इंडिया मानी जाएगी। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ, अब हम ये नहीं देखेंगे कि नॉन रेसिडेंट क्या फिजिकली इंडिया में आया था सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, या फिर उस नॉन रेसिडेंट का अपना कोई फिजिकल प्रेजेंस या बिजनेस कनेक्शन या कोई भी प्लेस ऑफ रेसिडेंस इंडिया में है या नहीं, ये हमारे लिए इररिलेवेंट है। एक बार ये तय हो जाए दैट द पेमेंट वाज मेड टू द नॉन रेसिडेंट, विच पेमेंट, इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड एफटीएस पेमेंट वाज मेड टू द नॉन रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सोर्स or a business in India, then it is irrelevant to further see whether the non-resident has rendered the services in India or whether he has got a business connection or a place of business or a place of residence in India. अच्छा स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट आपको सभी को पता है कि अगर एक नॉन रेसिडेंट अगर है एंड दे आर एंगेज इन द बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस के लिए पॉइंट है, then in that case establishment of the non-resident outside India and it's another establishment in India, वो जो बैंकिंग बिजनेस के लिए अगर एक पर्सन है उसका एक ब्रांच इंडिया के बाहर है और उसका दूसरा ब्रांच इंडिया में है, और वो क्या हो रहा है, इंटरेस्ट इंडिया की ब्रांच से पे किया जा रहा है टू दी ब्रांच आउटसाइड इंडिया और दी हेड ऑफिस आउटसाइड इंडिया, तो क्या ये दो डिस्टिंक्ट पर्सन मान के जिसको इंटरेस्ट दिया है उसके हाथ में इनकम डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। तो ये दोनों ही ब्रांच इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इन दोनों को हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। इन दोनों को स्टूडेंट्स क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन। बी वेरी केयरफुल ऑन दैट पॉइंट। सो दे वुड बी डीम्ड टू बी व्हाट? अ डिस्टिंक्ट पर्सन। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर प्रपोजिशन। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है जो कि आप लोग ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स रॉयल्टी के मीनिंग में प्लीज नोट करके चलना, एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक होता है इक्विपमेंट रॉयल्टी। दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं। एक इक्विपमेंट मतलब कि एक हाईटेक इक्विपमेंट देने पे जो कि उसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? दी सर्विस चार्जेस। तो वो हो गया आपका एक इक्विपमेंट रॉयल्टी। हाईटेक इक्विपमेंट देने पे सर्विस चार्जेस दिए जा रहे हैं, तो वो एक इक्विपमेंट रॉयल्टी हो गया। अच्छा, उसके अलावा हो गया नॉलेज रॉयल्टी। तीसरा हो गया कॉपीराइट वाली रॉयल्टी। तो ये सारे रॉयल्टी, ये सारे क्या है, आपको कैरेक्टराइजेशन वाले अमाउंट है कि ये सबको रॉयल्टी माना जाता है कि पेमेंट हम कॉपीराइट के लिए कर रहे हैं या पेमेंट हम अल्टीमेटली इक्विपमेंट के लिए कर रहे हैं। ये सब चीज़ प्लीज़ नोट करके चलना स्टूडेंट्स। अब जो अमेंडमेंट है प्लीज़ नोट करके, मैं अमेंडमेंट आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे अमेंडमेंट, यहाँ पे रॉयल्टी का जो डेफिनेशन है उस पर सिर्फ अमेंडमेंट पे फोकस करके चलना। अमेंडमेंट क्या है? जो फॉरेन कंपनी से अल्टीमेटली, जो फॉरेन कंपनी है जैसे कि वार्नर ब्रदर्स, अगर उन्होंने इंडिया के पीवीआर को अपनी पिक्चर के लिए 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से पीवीआर को क्या करना होगा, वो एग्जीबिशन के लिए उन्हें अमाउंट पे करना पड़ेगा वार्नर ब्रदर्स को। पहले ये अमाउंट जो पीवीआर पे कर रही थी वार्नर ब्रदर्स को फॉर एग्जीबिशन ऑफ द मूवी इन इंडिया, उसे रॉयल्टी नहीं माना जा रहा था। अब एज पर द अमेंडमेंट क्या वो रॉयल्टी अब माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, पहले पीवीआर जो पे कर रही थी वार्नर ब्रदर्स को, वो रॉयल्टी नहीं माना जा रहा था। अब क्या वो पेमेंट को रॉयल्टी मानी जाएगी स्टूडेंट्स? बिल्कुल मानी जाएगी। ये सिचुएशन आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, जस्ट मैं आई जस्ट फॉरगॉट टू दिस वन। वो जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर वाला जो पॉइंट था ना, उसमें एक पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। वो ये है कि मान के चलो कि वो यूएस कंपनी जिसने मॉरिशस में इन्वेस्टमेंट किया है और वो मॉरिशस ने आगे इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो यूएस कंपनी का मॉरिशस कंपनी में वोटिंग पावर इज नॉट मोर देन 5%, तो इसका मतलब वो यूएस कंपनी एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर है। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर वालों को इनडायरेक्ट ट्रांसफर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये चीज़ बस ध्यान रखना, माइनॉरिटी शेयर होल्डर वालों को इनडायरेक्ट ट्रांसफर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बार आ जाइएगा आप लोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये जो आपका आरटीपी में जो दिसंबर के अटेम्प्ट में एक केस लॉ बैठा हुआ है, वो केस लॉ प्लीज़ कर लेना।
वो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स वो आरटीपी सब लोगों ने देखी होगी या मेरे लेक्चर्स आरटीपी के आपने देखा होगा जिस पे मैंने वो केस लॉ डिस्कस कर लिया है। प्लीज़ वो स्टूडेंट केस लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, आने वाला ये लगभग आने वाला है, याद करोगे जब आ जाएगा देखना एग्ज़ाम के बाद याद करोगे सर ने कहा था ये चीज़। मीनिंग ऑफ एफ टी एस, एफ टी एस का मीनिंग भी समझ लो, जैसे रॉयल्टी का मीनिंग आपने समझ लिया, एफ टी एस का मीनिंग समझ लो। एफ टी एस के मीनिंग में सबसे खास बात स्टूडेंट्स क्या होता है कि एफ टी एस में देर हैज़ टू बी ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब कि एक ह्यूमन इंटरवेंशन के जरिए वो सर्विसेज को प्रोवाइड करना पड़ेगा, टेक्निकल सर्विस को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ही वो इनकम को फीस फॉर टेक्निकल सर्विस वाली इनकम मानी जाती है। ठीक है ना, तो ये एक सिचुएशन आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो इस समय पे आप लोग ने क्या पढ़ लिया है, डीम्ड अक्रूवल, ये इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फिर एफटीएस इनकम की डीम्ड अक्रूवल कब मानी जाती है। दूसरा, कब एक अमाउंट को रॉयल्टी या एफटीएस के रूप में स्वीकारा जाएगा। तो रॉयल्टी अभी मैंने बता दिया, कॉपीराइट रॉयल्टी या इक्विपमेंट रॉयल्टी, जहाँ पे आपको हाईटेक इक्विपमेंट पे क्या मिलता है ये मिल रहा है, प्लस नॉलेज रॉयल्टी, प्लस इंडस्ट्रियल रॉयल्टी जहाँ पे पेटेंट पे आपको ये रॉयल्टी मिल रही है। एफटीएस में भी आपको बोला गया कि कब एक अमाउंट को एफटीएस माना जा सकता है, जबकि उस अमाउंट में कोई एक, जबकि उस सर्विस में एक ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर एक स्टैंडर्डाइज फैसिलिटी आपको दे दी गई है तो वो स्टैंडर्डाइज फैसिलिटी को हम नहीं मानेंगे एज दी एफटीएस इनकम। सो मियर लाइक फॉर एग्जांपल इंटरनेट बैंडविड्थ, ये क्लासिक क्वेश्चन से एग्जामिनेशन के, इंटरनेट कनेक्शन चार्जेस, इनमें आप देखोगे कि ये स्टैंडर्डाइज फैसिलिटी प्लान आपको सब्सक्राइब करना है, तो उसके आधार पे कोई भी ये डीम्ड इनकम इंडिया में नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब तीसरा पॉइंट स्टूडेंट जब हो गया, डीम्ड इनकम कैसे होगा, इस पे क्वेश्चन प्लीज नोट करके चलना जब आप कल एग्जामिनेशन क्वेश्चन में पढ़ोगे और नॉन रेसिडेंट के हाथ में इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम और एफटीएस इनकम की बात चल रही है, तो आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि जो अटैक किया जा रहा है वो किस पे अटैक किया जा रहा है। क्या ये डीम्ड अक्रूवल पे क्वेश्चन डाला जा रहा है कि ये इंडिया में अक्रू हुआ या नहीं हुआ, वो वाला पॉइंट, या फिर जैसे वो केस लॉ की मैंने बात कही अभी, बताया ना केस लॉ आरटीपी के अंदर है, वो किस पर है, वो रॉयल्टी पर ही है, लेकिन वो केस लॉ है ऑन द कैरेक्टराइजेशन की क्या उस अमाउंट को रॉयल्टी माने या बिजनेस प्रॉफिट माने। पूरा केस लॉ का रियल क्रक्स तो वही है, रॉयल्टी माना जाए या बिजनेस प्रॉफिट। उसी तरीके से ये टेक्निकल सर्विस के वाले अमाउंट को भी यही बोला जाएगा कि क्या ये अमाउंट को टेक्निकल सर्विस माना जाए या नहीं। तो ये हमारा हुआ सेकंड पॉइंट। तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना सीखे कि क्वेश्चन किस पर आया, और आखिरी पॉइंट का क्वेश्चन इसका असेसमेंट कैसे होगा। तो असेसमेंट में पहले इंटरेस्ट को खत्म करते हैं, क्योंकि रॉयल्टी और एफटीएस का असेसमेंट दोनों एक जैसा ही होगा। तो इंटरेस्ट वाला पॉइंट पे अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको 20% का एक नॉर्मल रेट है, लेकिन 20% के रेट पे तभी होगा जबकि वो लोन क्या फॉरेन करेंसी में दी गई होगी। एक क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि अगर एक नॉन रेसिडेंट ने सब्सक्राइब किया है डिबेंचर्स को, जो कि उसने फॉरेन करेंसी नहीं दी है, उसको डिबेंचर मिल गया है, तो उसने अपना कोई फॉरेन करेंसी को इस्तेमाल करके डिबेंचर्स नहीं मिला, उसको डिबेंचर्स मिल गया एज अ कंसिडरेशन फॉर हिज टेक्निकल सर्विस। तो उसने कोई टेक्निकल सर्विस दी होगी, उसके कंसिडरेशन पे कंपनी ने उसको पैसा नहीं दिया, क्या दे दिया, अपना डिबेंचर दे दिया। तो क्या ऐसे फिर ऑब्वियस बात है कि आगे फिर उसको डिबेंचर इंटरेस्ट मिलेगा नॉन रेसिडेंट को, तो वो डिबेंचर इंटरेस्ट जो नॉन रेसिडेंट को मिल रहा है, वो डिबेंचर इंटरेस्ट जो नॉन रेसिडेंट को मिल रहा है, क्या बोला जा सकता है कि ये इंटरेस्ट इनकम उस लोन से है, क्योंकि डिबेंचर भी अपने आप में एक लोन है, उस लोन से जो कि फॉरेन करेंसी में दी गई थी। एंड द आंसर इज नो, वो लोन फॉरेन करेंसी में नहीं दिया गया था। और यही वजह है स्टूडेंट्स, क्या वजह है, यही वजह है कि वो इंटरेस्ट इनकम जो है, दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट इनकम विल बी टैक्सेबल, वुड बी टैक्सेबल। क्या रेट पे टैक्स करोगे स्टूडेंट्स, उसको आप टैक्स करोगे एज पर द नॉर्मल रेट। 115A में नहीं आना है, क्योंकि 115A में अगर 20% का भी अगर रेट चाहिए ना, 20% का भी रेट चाहिए, तो फॉरेन करेंसी डिमांड कर रहा है ये, तो फॉरेन करेंसी का केस है, नहीं है, तो नहीं है तो फिर भूल जाओ। तो फिर अकॉर्डिंगली आपका ये जो इंटरेस्ट इनकम जो नॉन रेसिडेंट को मिल रहा है, वो उसके नॉर्मल रेट से टैक्स होगा। अगर वो नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी है तो नॉर्मल रेट क्या है, 40%। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने डिविडेंड इनकम के बारे में बता दिया 20%, और वो आरईआईटी से अगर मिला है तो 10%। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या है, इंटरेस्ट इनकम को 5% है, 5% और 4%। 5% हमेशा ध्यान रखना, ये सारे जितने भी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होंगे अभी अभी जो, या फिर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो होंगे, तो वो सारे बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड या आरईआईटी से
अगर आपको ये इंटरेस्ट इनकम अगर मिल रहा है तो वो सारे केसेस पे स्टूडेंट्स आपने 5% का क्या है ये करा के लेकर आना है। REIT से मिला है या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का है या लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर का केस है, तो वो सारे केस में आपने क्या करना है स्टूडेंट, 5% लगाना है। लेकिन अगर यही IFSC के जरिए से ये अगर रूट हो रहा है, IFSC में से अल्टीमेटली ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड लिस्टेड अगर किया गया है इन द स्टॉक एक्सचेंज विच इज इन IFSC, तो उस पर आपको 4% का रेट पे ही टैक्स लगाया जाएगा। अच्छा, इस 4% के रेट पे टैक्स पे स्टूडेंट्स एक टनेज टैक्स स्कीम और एक IFSC का मैंने एक वीडियो डाला है, वो जरूर से देख लेना कि क्या आप लोगों को इस पे डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, IFSC वालों को क्या डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दैट इज समथिंग विच आई हैव डिस्कस्ड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज देख लेना एक बार। अब स्टूडेंट्स अगर देखेंगे तो 115A की कॉन्टेक्स्ट में आप लोग आ जाओ। इन 115A में फॉर द रॉयल्टी एंड FTS के लिए पहली बात आपको पता होगा कि इफ इट इज थ्रू अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, उसके थ्रू से ये सर्विसेज दी जा रही है। प्लीज नोट करके चलना कि जस्ट द फैक्ट दैट कि आपके पास PE का एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप ये समझ के लो कि 44DA ही एप्लीकेबल होगा। 44DA के एप्लीकेबिलिटी के लिए वो PE के जरिए आपको वो सर्विस को प्रोवाइड करना जरूरी है। दैट इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। और अगर ऐसा हुआ है तो 44DA में नेट बेसिस पे रॉयल्टी एंड FTS की असेसमेंट की जाएगी, अदरवाइज ये चला जाएगा 115A में, जो कि असेसमेंट ग्रॉस बेसिस पे किया जाएगा। ग्रॉस बेसिस का मतलब होता है कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी, यहाँ पर 115A में सो फार एज रॉयल्टी एंड FTS इज कंसर्न, देख रहे हो आप लोग स्टूडेंट्स, डिडक्शन चैप्टर 6 से का आपको मिल जाता है। नॉन रेसिडेंट को 115A में रॉयल्टी एंड FTS के इनकम पे चैप्टर 6 से का डिडक्शन मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही टिपिकल केस है स्टूडेंट्स, और कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर दैट वो ATLA जो टनेज टैक्स स्कीम और IFSC के चैप्टर में अगर आप देख लो वो वीडियो में, तो वहाँ पे मिल जाएगा। अदर देन दैट यहाँ पर और वहाँ पर उसको छोड़ के आप देखना स्टूडेंट, जो भी इनकम स्पेशल रेट पे टैक्स होंगे उस पर कोई भी चैप्टर 6 का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। बस ये 2 पॉइंट ही ध्यान रखना है। अच्छा, तो 115A में क्या रेट है बाय द वे, स्पेशल रेट 10% है, डिविडेंड को 20, इंटरेस्ट को डिविडेंड को 20 एंड 10, REIT का 10, इंटरेस्ट को 20, 5 एंड 4, जो 5 एंड 4 अपन ने देखा था, और रॉयल्टी एंड FTS का तो एक ही रेट है। अगर स्पेशल रेट 115A का लगेगा तो 10% का लगेगा। स्टूडेंट्स 44DA में आपको कोई बुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे, और फिर उसकी ऑडिट करनी पड़ेगी, जिसका आपको रिपोर्ट फर्निश करना पड़ेगा मंथ बिफोर द ड्यू डेट फाइलिंग ऑफ द ROI। अच्छा, अब एक अमेंडमेंट पे आ जाओ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। अगर नॉन रेसिडेंट के पास डिविडेंड इनकम, रॉयल्टी इनकम, इंटरेस्ट इनकम और FTS इनकम है, और सिर्फ यही इनकम है, या इनमें से कोई भी एक आधा इनकम हो, या इनमें से ही चारों इनकम है, लेकिन इसके अलावा और कोई भी दूसरा इनकम नहीं है, इसके अलावा और कोई भी दूसरा इनकम नहीं है स्टूडेंट्स, प्लीज बी केयरफुल। और ये जो इनकम जो है, इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर रॉयल्टी एंड FTS इनकम, ये इनकम 115A में अगर असेस अगर हो रहे हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, तो फिर उस नॉन रेसिडेंट रेसिपिएंट को एग्जम्पशन दी जाएगी टू फाइल दी ROI। लेकिन वो एग्जम्पशन तभी मिलेगी अगर तो, बताओ जल्दी से, बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर तो ROI फाइल, अगर तो TDS जो पेयर है उसने डिडक्ट किया है एज पर द रेट विच इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 115A। तो 115A के रेट जो स्पेसिफाई किया गया है, वही रेट के हिसाब से अगर TDS डिडक्ट हुआ है, और वो रेट क्या है स्टूडेंट्स, 10.4 ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि 10.4 फॉर रॉयल्टी एंड FTS। और अगर आप दूसरे की बात करोगे, तो आपका डिविडेंड की बात करोगे तो 20.8, क्योंकि पेई कौन होगा, नॉन रेसिडेंट। तो अगर 115A का रेट के हिसाब से TDS अगर डिडक्ट करने का मतलब क्या होगा, क्या उसमें HEC भी लोड होगी, बिल्कुल होगी, HEC भी लोड तो होगी उसमें। फिर तो वो लोड हो जाने के बाद जो इफेक्टिव रेट बनेगा, वो रेट पे TDS अगर डिडक्ट हुआ है, तो फिर उस केस में उस नॉन रेसिडेंट पेई को एग्जम्पशन मिल जाएगा टू फाइल द ROI। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 4 इनकम के अलावा और कोई इनकम नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो TDS का रेट होगा, वो एक्ट के रेट के हिसाब से, जिसमें HEC लोडिंग होगा, एक्ट के रेट के हिसाब से TDS डिडक्ट हुआ होगा। अगर TDS डिडक्ट हुआ है एज पर द ट्रीटी रेट, तो फिर ये एग्जम्पशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यही सेम पॉइंट स्टूडेंट्स आपको NRI में भी मिलेगा, क्योंकि NRI में भी वहां पर भी एक एग्जम्पशन की बात रखी गई है फॉर द NRI, कि उनको रिटर्न फाइल करने का एग्जम्पशन दिया गया है। और यही कंसेप्ट
वो नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी है, सेम कंसेप्ट वहाँ पर भी ये एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट्स लीजिए, ये पर्टिकुलर पॉइंट कंप्लीट हो गया। आपको अगर स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन, अभी मुझे लगता नहीं कि कोई देखने की जरूरत पड़ेगी, अगर देखना ही तो रेड लिमिटेड देख लो, वैसे तो आपको बायट हो चुका होगा, लेकिन अगर चाहो तो रेड लिमिटेड का क्वेश्चन देख सकते हो। मैं ये PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको आइडिया होगा। तो स्टूडेंट्स ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रख के MCQs में ऐसे कुछ ये नहीं है। हाँ, बस ये वाला MCQ मुझे थोड़ा टिपिकल लगा था, जो कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि इसमें डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी। M Limited and N Limited are Indian company which have to pay interest of 2 lakhs and 1 lakh outside India। तो इनको पे करना स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट इंडिया के बाहर, ठीक है, पे करेंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट दे हैव रिटन ओवर हियर स्टूडेंट्स, बी केयरफुल। Outside India, to Mr. P, a non-resident during the previous year 2021 on rupee denominated bond issued। अब ये वाला डेट पता है ना आपको, अगर इशूड जनवरी 2019 है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 31 मार्च सितंबर 19 से लेके 31 मार्च, सितंबर 18 से लेके 31 मार्च 2019 तक का अगर ये क्या है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड अगर इशूड है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड अगर इशूड है, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स क्या है, एग्जामिशन मिलेगा। और अगर एग्जामिशन मिल रहा है तो फिर क्या लगेगा आपको, TDS सामने वाले को डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर रिसिपिएंट को एग्जामिशन है तो क्या TDS डिडक्ट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाला केस में बस ध्यान रखना। बाकी केस में आपको पता है 5%, लेकिन 5% एक्ट का रेट है, टॉपअप करोगे 5.2। और एक चीज नोटिस करके चलो स्टूडेंट्स, क्योंकि बात आ गई है, बहुत जल्दी से बात बता दूँ आपको स्टूडेंट्स। NJA पे मालूम है, NJA का केस अगर होता है तो उस पर TDS का रेट 30% हो जाता है, जो आपको दिया गया है। तो 30% TDS का रेट है, लेकिन जो टैक्स का रेट है, अगर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड से इंटरेस्ट मुझे देना है, किसको देना है, एक उस बंदे को देना है जो NJA में सिचुएटेड है। वो ट्रांसफर प्राइसिंग में आपने किया होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, TDS 30% के हिसाब से डिडक्ट करना होगा, लेकिन जो टैक्स रेट होगा वो क्या रेट होगा, वो तो 5% ही होगा ना। 115A का रेट तो 5% ही है, तो टैक्स रेट 5% होगा, लेकिन TDS पेयर को क्या करना होगा, 30% के रेट पे TDS डिडक्ट होगा, ठीक है। तो बस वो TDS का पॉइंट है, वो टैक्स रेट नहीं है, 30% जो है वहाँ पे NJA का, दैट इज ओनली फॉर TDS पार्ट। बाकी तो ये केस स्टडी नंबर 2 मुझे लगता नहीं कि अब कोई आवश्यकता पड़ने वाली है। ये चीज़ रिटर्न फाइलिंग का एग्जामिशन, ये सब पॉइंट मैंने अभी आपको करवा दिया था, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इट, तो ये जरूरत नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। 918 गिफ्ट वाला पॉइंट आप लोग अपने एंड पे देख लोगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि 56 to 10 के अंदर अगर गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, तो शादी के मौके पे या फिर कुछ गिफ्ट विल या फिर रिलेटिव को आपने दिया है, तो वो केस में जहाँ पे भी गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, तो उस सिचुएशन में 918 का गिफ्ट टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होगा। 9A स्टूडेंट्स, प्रेजेंस ऑफ एलिजिबल फंड मैनेजर। तो एक एलिजिबल फंड मैनेजर अगर इंडिया में FII के लिए क्या करता है, वो परचेज करता है एंड सेल करता है, परचेज करता है एंड सेल करता है सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द FII। तो उसके लिए आप ये मत समझ लेना कि वो फंड मैनेजर वो एक एजेंट बन गया है, जिसकी वजह से उस FII को बिजनेस कनेक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से वो इनकम को आप एज अ बिजनेस इनकम ट्रीट करोगे, कतई नहीं। FII के जो सिक्योरिटीज है उसे, इवन इफ इट इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, FII की जो सिक्योरिटीज है विच इज हेल्ड थ्रू द फंड मैनेजर, और उसका अगर कैरेक्टराइजेशन एज ए स्टॉक इन ट्रेड अगर बनता भी अगर होगा, तब भी उसे कैपिटल एसेट डिफाइन किया गया है, उसे कैपिटल एसेट डिफाइन किया गया है। सो सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द FII इज स्पेसिफिकली डिफाइंड एज अ कैपिटल एसेट, और क्योंकि उसे कैपिटल एसेट माना गया है स्टूडेंट्स, इस वजह से स्टूडेंट्स आप उसे कभी भी ये कंसिडर करेंगे ही नहीं कि ये अपने आप में क्या है, एक बिजनेस इनकम है बिकॉज इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड, नहीं। लेकिन ये बेनिफिट कि फंड मैनेजर वो एजेंट के रूप में भले ही काम करता हो, तब भी उस FII की इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि उसका बिजनेस इनकम ये इनकम नहीं समझा जाएगा। ये बेनिफिट स्टूडेंट्स, ये बेनिफिट हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग, ये बेनिफिट तभी मिलेगा जबकि ये फंड मैनेजर एक एलिजिबल फंड मैनेजर होगा, और ये जो फंड है ये अपने आप में एक एलिजिबल फंड है। आप बोलोगे सर ये याद रखने की बात होगी, वैसे अगर नहीं भी याद रखना तो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि एक अमेंडमेंट वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं चाहूंगा अगर पॉसिबल हुआ स्टूडेंट्स तो ये ही वाला पॉइंट याद रखना। क्या बोला गया है कि विद इफेक्ट फ्रॉम AY 2021 टू प्रोवाइड दैट फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट पार्टिसिपेशन, ये देखो क्या लिखा हुआ है, एग्रीगेट पार्टिसिपेशन
or investment in the fund directly or indirectly by a person being resident in India should not exceed 5% of the corpus. 5% of the corpus तक उनका पार्टिसिपेशन इंडिया वाले रेसिडेंट का उस पर्टिकुलर फंड में नहीं होना चाहिए. उसमें उन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया है कि कंट्रीब्यूशन बाय एलिजिबल फंड मैनेजर ड्यूरिंग फर्स्ट 3 years उन्होंने क्या कर दिया है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड दे दिया है कि 25 करोड़ तक का अगर है तो भले वो 5% के ऊपर क्यों ना जाता हो, पहले 3 साल के लिए उसको सरवाइव करने के लिए भाई अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट उसको 25 करोड़ तक का हम लोग लिमिट दे सकते हैं कि हाँ भाई 25 करोड़ तक का वो कंट्रीब्यूशन उसको जायज़ माना जाएगा. आपकी एलिजिबिलिटी ख़त्म नहीं होगी, वो फिर भी एलिजिबल फंड माना जाएगा. बस ये वाला पॉइंट बस ध्यान रखना. अब ये किस रूप में पूछा जाए वो चिंता मत करो, बस ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना. चलिए स्टूडेंट्स, अब ये वाला एग्जाम्शन आपको पता है कि अबू धाबी वाले केस में स्टूडेंट्स, अबू धाबी वाले केस में ये वाला एग्जाम्शन इंपॉर्टेंट है. 1023 FE अबू धाबी, वो जो कि वहाँ से कोई स्पेसिफाइड पर्सन होगा उसके एलिजिबल इन्वेस्टमेंट इनकम पे क्या है, एग्जाम्शन दी गई है. स्पेसिफाइड पर्सन में आप खुद ही देख सकते हो कौन लोग हैं स्टूडेंट्स उस स्पेसिफाइड पर्सन में. सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक इन दिस कॉन्टेक्स्ट. उस स्पेसिफाइड पर्सन में जो उन्होंने बात रखी है, प्लीज हैव अ लुक हु आर दे in this situation. A wholly owned subsidiary of the Abu Dhabi Investment, which is a resident of a UAE and makes investment directly or indirectly out of the fund owned by the government of Abu Dhabi. ये एक हुआ. दूसरा, सॉवरेन वेल्थ फंड, वापस से किसी कंट्री का ये अपना एक फंड उन्होंने बनाया होगा, उनका इन्वेस्टमेंट आया है. ये इन्वेस्टमेंट ऐसे बस इतना ऊपर से भी अगर याद रखा ना, पॉइंट नंबर सी है पेंशन फंड, नीचे देखो नीचे पॉइंट नंबर सी स्टूडेंट पेंशन फंड. तो ये फंड बहुत जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने में जो ताकत रखते हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ही बैक्ड, जो गवर्नमेंट के बैक्ड फंड्स रहेंगे वही इन्वेस्टमेंट करने की ताकत रख सकती है. इन्वेस्टमेंट करना कब है, तो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे देख लो नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट में. तो इन्वेस्टमेंट करने की आपको ड्यू डेट दे रखी हुई है, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट स्टूडेंट्स इज इन्वेस्टमेंट में देख रहे हो आप लोग, इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020 बट बिफोर 31st of मार्च 2024. ये पीरियड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना. लॉक इन पीरियड दिया गया 3 साल का. और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, सब हाई टिकट साइड इन्वेस्टमेंट में, कहाँ पे, REIT में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ATIA वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वाले फैसिलिटी में, या फिर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 AIF वाले जो है वहाँ पर अपने पैसा लगा दिया. तो अगर जो हाई टिकट साइज वाले जो इन्वेस्टमेंट है REIT ATIA वाले इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी या AIF 1 AIF 2 में जो इन्वेस्टमेंट है आपने वहाँ पे कर दिया, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स बताइए क्या होगा. उसके जो भी आपको इनकम आएगा, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम और कैपिटल गेन्स इनकम, क्या ये इनकम एग्जम्प्ट मानी जाएगी, एंड आंसर इज यस. ये इनकम स्टूडेंट्स एग्जम्प्ट मानी जाएगी, एंड दैट एक्जैक्टली इज द पॉइंट. सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉट होल्ड विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट स्टूडेंट्स. ठीक है, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट वाला पर्टिकुलर पॉइंट है नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन का, ये आप लोग अपने एंड पे एक बार देख लेना. एज फार एज नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन इज कंसर्न, प्लीज उसको एक बार स्टूडेंट देख लीजिएगा. NR स्पोर्ट्स पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ. तो ये नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन स्टूडेंट्स मैं भी देख लिया था, तो ये सिंपल है, ये आप लोग अपने एंड पे देखेंगे. डबल टैक्सेशन रिलीफ में स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना कि अमेंडमेंट कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स इस पे क्रिटिकल है, थोड़ा केयरफुल रहना इस पे. जैसे कि इसके वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स FA 2020 में आपको पता हो गया कि इसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव में क्या है कि इनको इंश्योर करना पड़ेगा DT को कि ठीक है डबल टैक्सेशन को आपको अवॉइड करना है, लेकिन इसके अलावा अब आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा, दैट देयर शुड नॉट बी एनी अपॉर्चुनिटी फॉर डबल नॉन टैक्सेशन. वो जो मॉरिशस वाला जो रूट है ना, जिसको आपने अप्लाया था, जिसके वजह से क्या था, आप इंडिया जो कि सोर्स कंट्री है वहाँ पे भी टैक्स पे नहीं कर रहे थे, और जो अपने जो फॉरेन कंट्री में वहाँ पर भी जो आप टैक्स पे नहीं कर रहे थे, अब वो रूट स्टूडेंट्स क्या है, पूरी तरह से बंद हो चुका है. दैट रूट इज कम्प्लीटली बिन एलिमिनेटेड, एंड दैट एक्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू सजेस्ट इन दिस केस. तो ये पहला पॉइंट है जो कि आप लोग को ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक अमेंडमेंट है, ये की चीज़ आप लोग ध्यान रखें. इसके अलावा स्टूडेंट्स और एक पॉइंट है जो कि आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये मीनिंग ऑफ द टर्म. ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स ध्यान रखना. तो द मीनिंग ऑफ द टर्म शैल हैव, यहाँ पे टर्म विच इज यूज्ड इन DTAA with a foreign country or specified and not defined in the agreement or the act but assign, जो DTAA में एक टर्म को इस्तेमाल किया गया है लेकिन
जिसको ना तो ट्रीटी में ना ही एक्ट में डिफाइन किया गया है। हालांकि गवर्नमेंट ने क्या देखा, मौका देखा और उन्होंने नोटिफिकेशन के जरिए क्या कर दिया, उस टर्म की मीनिंग दे दी। तो फिर क्या होगा इसका इम्प्लीकेशन, द टर्म शैल हैव द मीनिंग assigned in the said notification and the meaning shall be deemed to have effect from the date on which the DTAA has came into force। जिस डेट से DTAA इन फोर्स आया है उस डेट से अल्टीमेटली इसकी इम्पैक्ट मान ली जाएगी। पॉइंट नंबर 2 देखो, टर्म यूज्ड इन एनी DTAA विद अ फॉरेन कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी व्हिच इज डिफाइंड इन DTAA। जब डिफाइन हो चुका है DTAA में तब तो भाई आप ये चीज समझ ही सकते हो। अच्छा थोड़ा बस ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहला वाले पॉइंट पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा, इसका जो इम्पैक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है। तो क्या बोला गया, द टर्म शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड इन द नोटिफिकेशन, द मीनिंग शैल बी डीम्ड टू हैव इफेक्ट फ्रॉम द डेट इन व्हिच द DTAA केम इनटू फोर्स। यहां पर आईसीएआई क्वेश्चन पूछेगा तो ये रेट्रोस्पेक्टिव है। प्लीज केयरफुल रहना स्टूडेंट्स, ये रेट्रोस्पेक्टिव है क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में मालूम एक कंसेप्ट आता है कि पार्टनरशिप डीड को अमेंड सब्सिक्वेंटली किया जाता है। तो वो अमेंडमेंट अगर पार्टनरशिप डीड को सब्सिक्वेंटली आप करते हो तो क्या वो रेट्रोस्पेक्टिव माना जाता है, प्रोस्पेक्टिव माना जाता है, वो प्रोस्पेक्टिव ही होता है। अच्छा पॉइंट नंबर 3, द टर्म यूज्ड इन DTAA विद अ फॉरेन कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी व्हिच इज नॉट डिफाइंड इन दिस DTAA, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है तो वो तो इनकम टैक्स एक्ट का मीनिंग ही फिर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज बस ध्यान रखना, एक प्रोसीजरल पॉइंट है कि जब जब आपने नॉन रेसिडेंट ने जब भी ट्रीटी उसको इन्वोक करना है, एनआर को ट्रीटी आपको तो पता ही है कि वो क्या कर सकता है, वो ट्रीटी या फिर एक्ट विच एवर इज बेनिफिशियल टू हिम वो पोजीशन ले सकता है। जब भी उसने ट्रीटी को अवेल किया है, ट्रीटी को उसने इन्वोक किया है, किसने, एनआर ने, हर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टूडेंट्स उस एनआर को, स्टूडेंट्स हर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर एनआर को बताइए क्या करना होगा, दे विल हैव टू फर्निश टीआरसी। जब भी ट्रीटी को आपने इन्वोक करके बेनिफिट लेने की कोशिश की है तो हर उस केस में एनआर को वो ट्रीटी वो उसको टीआरसी फर्निश करनी पड़ेगी। द टीआरसी विल हैव टू बी फर्निश इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग बस ध्यान में रखना, ये टीआरसी वाला पॉइंट, तो ये सिचुएशन होगा। तो वो 2 सिचुएशन याद रखें कि जब आपको एनआर ट्रीटी को प्रेफर करेगा, जब ट्रीटी के हिसाब से उसकी टैक्स इंडिया में नहीं बनती है, वो केस में वो ट्रीटी को रेफर कर लेगा, या दूसरे केस में भले ही उसको टैक्स इंडिया में पे तो करना पड़ेगा लेकिन एज पर द ट्रीटी उसको कम रेट पे क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। एज पर द ट्रीटी उसे कम रेट पे उसे टैक्स पे करना होगा। तो ये दोनों ही सिचुएशन में उसने ट्रीटी को इन्वोक किया है तो क्या उसे टीआरसी फर्निश करनी पड़ेगी टू ऑब्टेन ट्रीटी बेनिफिट? यस। ये जो एमसीक्यू स्टूडेंट्स है ये सिर्फ न्यू कोर्स वाले, ये पॉइंट नंबर 1 वाला जो है एमसीक्यू सिर्फ न्यू कोर्स वाले ही देखेंगे। बस देख लो, समझने वाले टाइम निकल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ इंडिया यूएसए DTAA? तो ध्यान रखना पॉइंट नंबर डी, पार्टनरशिप फर्म बहुत कंट्री में उसको एज अ पर्सन नहीं माना जाता है, पार्टनर से फर्म का अस्तित्व बनता है। ऐसे बहुत कंट्री में होता है, इंडिया में तो चलो पार्टनरशिप फर्म को एक अलग पर्सन डिफाइन किया गया है। सो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ इंडिया यूएसए DTAA? पॉइंट नंबर डी देख लो, वैसे चार्ली एलएलपी अ फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी, एलएलपी मतलब वो पार्टनरशिप फर्म विच इज अ फिस्कली ट्रांसपेरेंट, मतलब कि उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, incorporated in USA and resident of USA, all of whose partner are tax resident of UK। तो यूएसए में ये क्या है, ये एक फर्म है जिसके पार्टनर रेसिडेंट कहाँ के, यूके के। तो भाई यूएसए का ये फर्म को क्या ट्रीटी इन्वोक करने देंगे, नहीं देंगे, जबकि आपके सारे के सारे पार्टनर कौन है, यूके के रेसिडेंट है। चलिए अब स्टूडेंट्स कोई भी 2 क्वेश्चन इसके अंदर कर लेना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट है बस मैं आपको हमेशा ध्यान रखता हूँ, ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल्स, ये रूल्स हमेशा थोड़ा सा ना परेशान कर सकता है आपको एग्जामिनेशन में। उसके लिए आप लोग रेडी रहना। रूल नंबर 128 स्टूडेंट्स, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स होने के लिए आपको तो पता ही कि आप क्रेडिट उठाओगे। सबसे पहला स्टूडेंट नोटिस करके चलना, अभी आपने सैलरी इनकम का किस तरीके से कन्वर्जन रूल नंबर 115 के हिसाब से क्या किया, उसको कन्वर्जन किया रूल नंबर 115 के हिसाब से। रूल नंबर 115 आप लोग देख कर ही चलना, आप लोग एग्जामिनेशन डे पे अभी आप लोग देख ही रहे हो एक तरीके से। तो एज पर रूल नंबर 115 स्टूडेंट्स होगा क्या, व्हाट विल हैपन इज दिस दैट प्लीज पे अटेंशन, कि आपको फॉरेन इनकम दिया है, जैसे कि वो रेसिडेंशियल वाला जो केस था मिस्टर कार्तिक दिनेश का क्वेश्चन में, वहां पर भी आपको उसको सैलरी इनकम फॉरेन करेंसी में मिल रही थी।
तो उसको INR में कन्वर्ट करना पड़ा। उसी तरीके से आपको हो सकता है कि जो आपको इनकम जो जो आपको कुछ फॉरेन इनकम होंगे जो कि टोटल इनकम का हिस्सा होंगे, लेकिन वो फॉरेन इनकम डॉलर में दिया गया होगा, तो आपका काम क्या है, उसको INR में कन्वर्ट करना है। और INR के लिए आपको TT बाइंग रेट बहुत सारे दे रखे हैं, तो कौन सा TT बाइंग रेट लगाना है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वो इनकम आपने कमाया है। देखो स्टूडेंट जल्दी से इनकम में मैं कैटेगराइज लास्ट टाइम आपके लिए कर रहा हूँ स्टूडेंट, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, डिविडेंड और कैपिटल गेन्स। ये जो चार है ना यहाँ पे स्टूडेंट, ये वाले जो चार कैटेगरीज ऑफ इनकम होंगे, इसका आपको जिस महीने में ये अक्रू हुआ है उसके पिछले महीने का लास्ट डेट का TT बाइंग रेट, जिस महीने में ये अक्रू या ड्यू हुआ है उसके पिछले महीने का लास्ट डेट का TT बाइंग रेट वो लेना है। किसका? सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स कैसे अक्रू होगा? जब ट्रांसफर हुआ जिस महीने में उसके पिछले महीने का लास्ट डेट का TT बाइंग रेट। उसके अलावा IFHP, PGBP और IFOS अदर देन दी डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, उनके लिए बस लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर का TT बाइंग रेट आपको लेना है। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका ये जो फॉरेन इनकम है इन फॉरेन करेंसी जो डिनोमिनेटेड है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू INR, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू INR। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? अच्छा, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल्स। फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल नंबर 128 के हिसाब से, ये रूल्स के हिसाब से स्टूडेंट्स क्या होता है, किस कंट्री के ये रसीद, पहली बात है किसको ये क्रेडिट रूल्स, एक चीज तो आपको पता ही स्टूडेंट्स कि इंडिया ने फॉरेन टैक्स के डबल टैक्सेशन का रिलीफ, फॉरेन इनकम पे जो डबल टैक्सेशन है वो रिलीफ जो इंडिया गवर्नमेंट देती है अपने रेसिडेंट को, जो रिलीफ इंडिया गवर्नमेंट देती है अपने रेसिडेंट को, वो टैक्स क्रेडिट मेथड के हिसाब से देती है। सो दे गिव द रिलीफ थ्रू टैक्स क्रेडिट मेथड एंड नॉट द एग्जेम्पशन मेथड। एग्जेम्पशन मेथड हम अपनाते नहीं है, सो वी अप्लाई द टैक्स क्रेडिट मेथड। क्रेडिट मेथड का मतलब ये होगा कि पूरी टैक्स लायबिलिटी आप कैलकुलेट कर लोगे और फिर वो HEC तक, और फिर उसमें से आपको क्रेडिट देना है। अब आपको देखो ICA के अब तक के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में और अभी अगर कल के पेपर में अगर ऐसा आ जाए तो प्लीज केयरफुल रहना स्टूडेंट्स। नोटिस करना कि अगर मोर देन वन कंट्री है तो ईच कंट्री का आप क्रेडिट दोगे अलग से, सेपरेटली, मर्ज नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, आपको स्टूडेंट्स जनरली देखा जाता है अगर 2 या 3 सोर्स है एक किसी कंट्री से फॉर एग्जांपल USA से मेरा 3 सोर्स इनकम का है, अगर तो उस पर्टिकुलर USA का जो टैक्स रेट है, जिस रेट से मेरा क्या है, ये 3 इनकम US के इनकम एक यूनिफॉर्म रेट से टैक्स USA में लगा हुआ है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उन तीनों इनकम का क्या है, अलग रेट है, अलग रेट है स्टूडेंट्स, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप वो वाले रेट को, इंडिविजुअल रेट उस इनकम का कंपेयर करोगे विद द इंडियन रेट, और विच एवर इज लोअर वो अप्लाई करोगे ऑन दैट फॉरेन इनकम विच इज डबली टैक्स्ड, ऑन दैट, बोलो मेरे साथ, फॉरेन इनकम विच इज डबली टैक्स्ड। तो आपने फिर रेट टू रेट कंपैरिजन करना है। अभी तक के ICA के जो क्वेश्चन में, अमृता का ले लो, कल्पेश का ले लो, ये सारे जो क्वेश्चंस जो बने हुए हैं ICA के, वहां पे यही चीज देखा गया है स्टूडेंट्स कि फॉरेन कंट्री का रेट सिंगुलर है। सिंगुलर रेट होने की वजह से स्टूडेंट्स हुआ क्या था कि वो सिंगुलर रेट होने की वजह से एक सिंगल रेट आपने अप्लाई कर दिया था। बताइए आपने वो सिंगुलर रेट स्टूडेंट्स किस पर अप्लाई कर दिया था, आपको पता होना चाहिए। सो दैट सिंगुलर रेट स्टूडेंट्स यू हैव ऑल अप्लाइड ऑन व्हाट, बता दो से, ऑन द एंटायर इनकम जो कि आपने उस फॉरेन कंट्री से कमाया है, ठीक है। तो और उसको, वो रेट को अपने इंडियन रेट के साथ कंपेयर किया, विच एवर इज लोअर। तो ये अभी तक का ICA का क्वेश्चन बना रहा है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यही बता रहा हूँ जल्दी से, क्वेश्चन ये वाला है, मिस्टर श्याम एज 47 ईयर इज रेसिडेंट। आप लोग एक क्वेश्चन जरूर से देखें ना, अमृता या कल्पेश का देख लो, कल्पेश का देख लो और आपको वहां पर वही मिलेगा। इनकम फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इन नोएडा, गुड़गांव का 30 लाख है, पार्टनरशिप फर्म, ये तो एग्जाम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम इन दैट कंट्री A, तो ये तो टैक्स होगा। TDS 8,000 का डिडक्ट हुआ है, मतलब समझ में आता है कि टैक्स रेट कितना होगा, आपको मालूम पड़ चुका है इन दिस केस, ठीक है। ब्रॉड फॉर बिजनेस लॉस इन कंट्री A विच इज नॉट परमिटेड, वहां पे तो नहीं है, लेकिन हम तो यहाँ पे सेट ऑफ करेंगे। अच्छा, सेट ऑफ करेंगे तो मेरा उतना हिस्सा उस फॉरेन इनकम का टोटल इनकम में कम हो जाएगा, उतना हिस्सा फॉरेन इनकम का टोटल इनकम में कम हो जाएगा। टोटल इनकम में कम होने से मेरी टैक्स लायबिलिटी और कम हो जाएगी, isn't it? तो उसका मतलब क्या हो गया, जितने अमाउंट तक वो लॉस ने मेरे टोटल इनकम को कम किया है,
तो उतना तक का डबल टैक्सेशन कम हुआ है, क्योंकि उतने अमाउंट तक, जितना अमाउंट का लॉस ने फॉरेन इनकम को कम किया है, उतने अमाउंट तक तो इंडिया में टैक्स लगा नहीं, क्योंकि वो टोटल इनकम से नहीं, टोटल इनकम में रहा ही नहीं, और क्योंकि टोटल इनकम में वो रहा ही नहीं, इस वजह से उस पर टैक्स लगा ही नहीं। तो डबल टैक्सेशन उतना तक का लॉस जो आपने सेट ऑफ करवा के कम करवा दिया है, उतना तक का इनकम, फॉरेन इनकम पे डबल टैक्सेशन नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, जब भी आप रिलीफ दोगे विच इज द लोअर ऑफ द टू रेट्स, वो रिलीफ को आपको देना पड़ेगा ऑन द डबली टैक्स्ड इनकम। तो इस वजह से ये फॉरेन इनकम ने, ये जो लॉस है उसने उस फॉरेन इनकम को कम कर दिया इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंस, इट्स प्रेजेंस इन द टोटल इनकम। और इस वजह से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस वजह से स्टूडेंट्स ये डबल टैक्सेशन उतना कम हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे ब्रॉड फॉर लॉस हो गया, मिस्टर शाम हैज डिपॉजिटेड 1,50,000, तो ये एटीसी का केस हो जाएगा। और फिर आपका मेडिकल प्रीमियम में, ठीक है, एटीडी, तो ही ऑल्सो पेड 55,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम टू द इंश्योर मदर फादर, ठीक है, उसको हायर मिल जाएगा। ही ऑल्सो इनकम 50,000 ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, डिपेंडेंट सिस्टर, वो अपना दूसरा वाला कैटेगरी है, द सिस्टर डज नॉट क्लेम एटीओ, ठीक है। तो आप नोटिस करो यहाँ पे देखो, इसमें एक ही फॉरेन इनकम है, वो एग्रीकल्चर इनकम दिया है, इसमें तो है तो एक ही फॉरेन इनकम, इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। आप जरा अमृता का और कल्पेश का क्वेश्चन एक बार देख लेना स्टूडेंट्स, अमृता और कल्पेश का एक क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, वहां पर आपको दो तीन इनकम दिखेगा, और वहां पर दो तीन इनकम तो दिख रहा है, लेकिन क्या रेट सब एक ही मालूम पड़ेगा आपको, मालूम बोल दिया जाएगा कि फॉरेन टैक्स रेट इतना ही है उस कंट्री का। तो अगर ऐसी बात है तब तो क्या करना है, तो आपको पूरे इनकम को जोड़ के उन्होंने क्या किया है, और वो सेट ऑफ करने के बाद जो भी लॉस जो सेट ऑफ है सब करने के बाद नेट फॉरेन इनकम उस कंट्री का, उस पे आपने क्या किया, एप्लीकेबल रेट लगा दिया है। एप्लीकेबल रेट क्या होगा, लोअर ऑफ द इंडियन रेट और फॉरेन रेट, वो रेट लगवा के आपने रिलीफ दे दी। जबकि क्या मैंने बताया आपको कि अगर उस फॉरेन कंट्री का जो दो तीन इनकम जो आपको मिल रहा है, और हर इनकम का क्या है रेट अगर अलग है, तो एवरी इनकम को आपको अलग से रिलीफ देनी पड़ेगी। और यही चीज हमने किया है इन द केस ऑफ मिस्टर पटेल। यहां तो चलो स्टूडेंट देख लो, ये तो आपने इनकम बना दी, यहां तक तो इनकम आ गया नॉर्मल तरीके से, लॉस को सेट ऑफ करवा दिया, जीटीआर आ गया, चैप्टर 6 में 80C, ठीक है, 80D क्योंकि आपके फादर पेरेंट्स का है हायर रेट 50,000 और आपका 25, पेरेंट्स का 50 और आपका 25, दोनों को जोड़ दो 75, और जो डिपेंडेंट है आपके सिस्टर है फ्लैट 75,000, फ्लैट इरेस्पेक्टिव, आपने एक्चुअल देखना नहीं है कि एक्चुअल कितना इनकर किया, फ्लैट 75,000। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट बने हैं। फिर टैक्स ऑन द टोटल इनकम, फिर ये स्टूडेंट्स देख लो, ये अमाउंट के बेसिस पे फिर एचईसी एवरेज रेट इंडिया का रेट मिल गया आपको, फॉरेन कंट्री का रेट 25 है, दोनों में से लोअर यही होगा। कितने पे देख रहे हो, ये जो माइनस किया है ना, ये बताने के लिए कि रिलीफ हम देंगे ओनली ऑन द डबली टैक्स इनकम, जो कि इंडिया में कम हो गया है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द फॉरेन इनकम ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रॉड फॉरवर्ड एडजस्टमेंट, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्टमेंट। तो लीजिए स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पर भी ध्यान रखना, इंडिया का टैक्स लायबिलिटी में अभी इंडिविजुअल की बात आ रही है, तो हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात होती है, गलती नहीं तो हो सकता है कंप्यूट द इंडियन टैक्स लायबिलिटी। अब ऐसे केस में चैप्टर 6 से की बात आ रही है। अब मालूम है, मैं चाहूँ तो इसमें क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, ये वाला स्लैब रेट ले सकता हूँ इस पर्टिकुलर केस में इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, लेकिन उसे चैप्टर 6 से फिर हाथ धोना पड़ेगा, चैप्टर 6 से स्टूडेंट्स उसे हाथ धोना पड़ेगा, और फिर वो चाहे तो फिर वो ये वाला कर सकता है, isn't it? आप अजम्पशन डाल सकते हो, अगर टाइम अगर नहीं रहा, अगर ऐसा ओपन क्वेश्चन डाल दिया जाए तो आप अजम्पशन डाल दो कि भाई 115 BAC वो ऑप्ट नहीं कर रहा है, ऐसा करके डाल दो। लेकिन अगर वो आपसे पूछ रहे कि 115 BAC, देखो अल्टीमेटली कि वो ऑप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फुल फ्लेजेडली आपसे उम्मीद की जा रही है तो फिर इसके मार्क्स हैं स्टूडेंट्स, फिर ध्यान रखना आप लोग। मैंने स्टूडेंट्स मिस्टर पटेल का क्वेश्चन आपको एक दिया है, जो कि मैंने पहले भी करवाया था। इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, पहली बात तो आपको वो डबली टैक्स इनकम जो है वो हर एक इनकम पे अलग रेट मैंने दिया आपको। कंट्री एक ही है यूके, और उसके 3 इनकम है, जैसे कि एक आपका इनकम है हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जिसका यूके में टैक्स रेट है स्टूडेंट्स 10% का, सॉरी जिसका यूके में टैक्स रेट है 20% का। फिर उसके बाद यूके की बिजनेस इनकम है, उसका टैक्स रेट है 40% का। फिर एक आपका एक डिविडेंड इनकम है यूके से, उसका टैक्स रेट है 10%। अब करोगे क्या आप, आपको रिलीफ के टाइम पे हर इनकम के लिए आपको अलग से रिलीफ देनी पड़ेगी, हर इनकम पे आपको अलग से रिलीफ देनी पड़ेगी। इंडिया का टैक्स रेट वो पूरा एचईसी तक कैलकुलेट करते करते इंडिया का जो आपको
रेट मिल रहा है वो 33.87 आ रहा है एवरेज रेट आफ्टर द फुल कैलकुलेशन दैट यू हैव डन इट, ठीक है। तो वो होगा। अच्छा बाय द वे फॉरेन में आपको रेंट मिल रहा है, आप रेसिडेंट हो इंडिया के, तो ध्यान रखना कंपटीशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको तब भी देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट इस तरीके से जाएगा, दैट विल बी डन नॉर्मली। पीजीबीपी कैलकुलेशन भी नॉर्मल तरीके से आएगी, डिविडेंड ये होगा। और अब रेंटल इनकम में देख रहे हो यहाँ पर हमने क्या किया, $85,000 पे ही क्या किया है, ये रिलीफ दी है। $85,000 मतलब कि ये सारे डिडक्शन इंडिया में उसको मिला है, ठीक है। उससे इंडिया में उसकी कंट्रीब्यूशन टोटल इनकम में कम हो गई है, उस फॉरेन इनकम की कंट्रीब्यूशन टोटल इनकम में कम हो गई है। इसका मतलब इंडिया में टैक्स कम अमाउंट पे लगा एज कम्पेयर टू इन द फॉरेन कंट्री, जहाँ पे ये सब स्टैंडर्ड डिडक्शन या म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्शन या डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ये सब नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे सीधा सीधा रेंटल पे आपने क्या कर दिया, वहाँ पे फॉरेन कंट्री में टैक्स पे करवा दिया। लेकिन इंडिया में तो डिडक्शन मिलता है, और इस वजह से जो फाइनल अमाउंट जो बना है वो 85,000 ही बना है, और वही टोटल इनकम का हिस्सा बना है, और वही टोटल इनकम पे बाद में टैक्स लायबिलिटी लगी है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में टैक्स उस फॉरेन इनकम पे कम लगा है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम पे कम लगा। तो मैंने क्या बोला कि जितना डबल टैक्सेशन हुआ है उतना तक का ही आपको क्या करना होगा, उतना ही आपको कंसिडर करना है, और उस पे आपको क्या करवा देना है स्टूडेंट्स, आपको लोअर ऑफ द टू रेट्स लेना है, इंडियन रेट और दी फॉरेन रेट ऑन दैट पर्टिकुलर इनकम एज द केस में बी। तो यही अल्टीमेटली स्टूडेंट्स पॉइंट रहा कि इसमें हमने 85,000 लिया, ना कि वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट जो कि ये सिचुएशन है। तो लीजिए स्टूडेंट्स, ये एक बार अगर आपको देखना है तो ये वाले को देख लो, और एक बार फिर से आप एक क्वेश्चन और देखोगे, वो है आपका मिस्टर कल्पेश का। उस मिस्टर कल्पेश में देखना कि सारे इनकम, 2-3 इनकम है एक ही कंट्री से, और उस पर एक ही रेट लगाया गया है उस पर्टिकुलर कंट्री में, उन तीनों इनकम पे एक ही रेट लगा है। अब क्योंकि एक ही रेट लगा है तो हमने सोर्स वाइज नहीं किया है, हमने क्या किया है, सारे वो फॉरेन इनकम को कंसिडर किया है, उस पर कुछ सेट ऑफ बनता रहेगा, वो सब चीज़ को कंसिडर करने के बाद जो फाइनली जो बच गया है हमारा, दी डबल टैक्स्ड इनकम इन इंडिया। और डबल टैक्स का जब भी मैं आखिरी बार बोल रहा हूं आपको सुनो, डबल टैक्स का मतलब होता है वो इनकम जो कि इंडिया में शायद डिडक्शन, शायद सेट ऑफ, शायद चैप्टर 6A के बाद जो बैलेंस बच जाता है फॉरेन इनकम इन द टोटल इनकम, जिस पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, तो हो सकता है कि वो फॉरेन इनकम जो जिस पे रिलीफ आप दोगे वो कम अमाउंट पे आप रिलीफ दोगे, क्योंकि इंडिया में उस पर्टिकुलर फॉरेन इनकम पे बहुत सारे डिडक्शन मिलने के बाद वो बहुत कम अमाउंट ही रह गया है, विच इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द टोटल इनकम जिस पे टैक्स कैलकुलेट किया गया है। और यही वजह है स्टूडेंट्स कि वो चीज बस ध्यान रखना कि कितना वो फॉरेन इनकम टोटल इनकम में फाइनली गिरा है, और बस उसी पे एग्जामिनेशन पे ध्यान देके आप उसको आगे सॉल्व कर देना। बस एक कल्पेश का क्वेश्चन देख लो, बाद में ये टाई ब्रेकर रूल थियरी वेरी मुझे नहीं लगता कि मेरा इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, ये वाला चीज़ देख लोगे। अब मैं आपको अगले पार्ट में बैलेंस अल्टीमेटली करवा दूंगा, तो 2 पार्ट में एनआर कंप्लीट हो जाएगा। अगले पार्ट में स्टूडेंट्स होगा आपका नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, इक्वलाइजेशन लेवी, एनआरआई इक्वलाइजेशन लेवी, एनआरआई वाला केस होगा, एफआईआई, एडीआर, जीडीआर, तो वो वाले कैटेगरी को करके वी आर क्लोजिंग दिस एनआर टैक्सेशन। तो एनआर टैक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग, तो ये जल्द से हमारी एलडीआर ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट्स। गॉट दिस वन स्टूडेंट्स भी आइकॉनिक प्रोग्राम है, अनअकैडमी की फ्लैगशिप प्रोग्राम, आपको आइडिया होगा। और इस प्रोग्राम के जरिए स्टूडेंट्स ये सारे फीचर्स मिलते हैं, एलएमपी लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म, और इसके जरिए स्टूडेंट 1-on-1 डाउट सॉल्विंग, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, 3 टेस्ट सीरीज का ये प्रोग्राम होगा, 40 मार्क्स, 80 मार्क्स, 100 मार्क्स, प्रिंटेड बुक्स दी जाती है स्टूडेंट्स इसमें। डिस्कॉर्ड चैनल एक डेडिकेटेड चैनल जिसमें सारे स्टूडेंट्स को क्लब कर दिया जाता है, जिसके जरिए दे पार्टिसिपेट इन द क्वेरी सेशंस। बाकी सारे जो प्लस क्लासेस की जो फीचर्स है वो यहाँ पर भी उपलब्ध होंगे, जैसे कि लाइव क्लास, वीकली टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, 1-on-1 लाइव मेंटरिंग होगी स्टूडेंट्स इन आइकॉनिक। और ये एक अच्छा सिचुएशन है। इसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो जैसे कि 12 महीने का अगर पूरा ग्रुप 2 में अगर मैं बात करूँ तो 28,500 पूरे ग्रुप 2 का 12 महीने के लिए। और CADS का अगर आप कोड लगवा दो तो 10% वैसे डिस्काउंट मिल जाता है। 24 मंथ्स का देखोगे तो 35,500। इस पे भी वही सेम खेल है स्टूडेंट्स कि अगर CADS का कोड लगवा दो तो सीधा सीधा ये 7,000 के आसपास ही कम हो जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है स्टूडेंट। सोचो इंक्रीमेंटल 2 साल का है, लेकिन फिर भी सिर्फ मार्जिनल इंक्रीज ही हुआ है।
मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका जैसे मई 23 नवंबर 23 का कोई अटेम्प्ट होगा तो आप ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए ऑप्ट करें, फ़ायदा आपकी को है स्टूडेंट्स। तो ये है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले सेशन में LDR के। आई विल सी यू देन, थैंक यू।